हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 11वां है। तो अब तक हमने 10 लेक्चर कर लिए। हमने 10 लेक्चर अभी तक रिलेशन एंड फंक्शन के ख़त्म कर लिए। आगे अभी और लेक्चर आएंगे, ये मत समझना ये हम ही आज आखिरी लेक्चर या फिर 2-3 लेक्चर में। अभी रिलेशन एंड फंक्शन अभी और थोड़ा बहुत चलेगा। मेरे हिसाब से 4-5-6 लेक्चर करीब आने चाहिए, तो जिसमें आपके एक्सरसाइज वगैरह सब होंगे, मिसलिनियस वगैरह सब होंगे। अभी 2.3 भी आपका बाकी है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो ये देख के कोई भाग मत जाना। जो 10वीं में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, ये दोबारा नंबर सिस्टम तो नहीं पढ़ा रहा। नहीं, वैसे कोई बात नहीं है, ये मत समझना कि भाग जाना ये वो, ऐसी कोई वाली कोई बात नहीं है। तो मैंने क्यों लिखा नंबर सिस्टम, ज़रूर क्यों आन पड़ गई इसकी। तो नंबर सिस्टम हमने इसलिए लिखा है, आपने अब तक डोमेन निकाला, रेंज निकाला, तो अभी आप तक देखते आ रहे होगे किसी भी फंक्शन का जब भी हम डोमेन निकाल रहे हैं, किसी भी फंक्शन का जब हम डोमेन निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है। डोमेन निकालने पर रियल नंबर यानी कि आर, रेंज निकालने पर भी हमारा रियल का बिग बार मोस्टली आर। ठीक है, ये बात हो गई। जब हमने एक्सरसाइज किया था 2.2, जब हमने 2.2 एक्सरसाइज किया था तो आपने देखा था कहीं का भी लिखा हुआ था हमारा नेचुरल नंबर एन। क्या था डोमेन हमारा नेचुरल नंबर एन को बिलोंग करेगा, रेंज हमारा नेचुरल नंबर एन को बिलोंग करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में क्या करेंगे, ये तो शुरुआती 4-5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ये आपको बस मुझे बताना है थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद हम आगे इसमें बढ़ेंगे हमारे 11th के टॉपिक के ऊपर ही। ये आपका वैसे 10th का टॉपिक है, थोड़ा हम इसको पढ़ लेंगे ताकि हमारे जितना काम का है वो हमारा काम बन जाए। तो क्या है, पहले देखो नंबर सिस्टम में हमारे 2 तरह के नंबर होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा रियल नंबर, एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। बात ध्यान रखना, रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर उसके बाद रियल नंबर में हमारे आते हैं एक तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद हमारा ये जेड क्या है हमारा इंटीजर्स, और हमारा रैशनल नंबर्स। क्या क्या आ गया हमारा इसमें, नेचुरल नंबर्स, उसके बाद हमारा होल नंबर्स, फिर उसके बाद हमारा इंटीजर्स, फिर उसके बाद हमारा रैशनल नंबर्स। तो ये हमारा रियल नंबर्स में आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा अभी पढ़ना नहीं है, मैं कॉम्प्लेक्स हमारा तो कौन सा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, तो मैं उसमें कवर करवा दूंगा। बस आप रियल नंबर भी समझो। तो नेचुरल नंबर, रियल नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये बात मुझे बतानी थी। आप में से कोई समझ रहा होगा कि रियल नंबर और नेचुरल नंबर हमारा क्या है, 2 अलग अलग टाइप के नंबर ऑफ सिस्टम है। कोई समझ रहा होगा, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि कोई अलग नहीं है, हमारा रियल नंबर के अंदर ही ये नेचुरल नंबर आता है। क्या होता है, हमारा जो रियल नंबर है उसके अंदर ही हमारा नेचुरल नंबर आता है। उसी तरह हमारा रियल नंबर के अंदर ही हमारा होल नंबर आता है। उसी तरह रियल नंबर के अंदर ही हमारा एक इंटीजर्स भी आता है और हमारा रैशनल नंबर्स भी आता है। ठीक है, इतना हमारा आ गया। और इसके बाद अगर आपसे पूछ दें तो आप ऐसे समझ सकते हो, रियल नंबर एक फैमिली है। ठीक है, रियल नंबर क्या है, एक फैमिली है। रियल नंबर्स इन सबको मिला के रियल नंबर्स बनी है। तो रियल नंबर एक फैमिली है। उस फैमिली में क्या है, एक हमारा नेचुरल नंबर है, एक हमारा होल नंबर है, एक हमारा इंटीजर और एक रैशनल नंबर। तो मान लो रियल नंबर एक फैमिली है, उसमें से कोई एक फैमिली का मेंबर है नेचुरल नंबर है, कोई एक फैमिली का नंबर है हमारा होल नंबर है, वो इसी फैमिली का एक मेंबर हमारा इंटीजर्स है और एक रैशनल नंबर है। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि क्या रियल नंबर्स में ही हमारा नेचुरल नंबर आता है, एक होल नंबर आता है, एक हमारा इंटीजर और एक रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, रियल नंबर एक पूरा फैमिली है, उस फैमिली में हमारा ये आता है। अगर रियल नंबर्स के अलावा कोई अलग नंबर बोले कि रियल नंबर्स के अलावा, यानी कि रियल नंबर्स के अलावा कोई नंबर और कौन सा नंबर होता है और कौन सा टाइप ऑफ नंबर होता है, रियल नंबर्स के अलावा मैं बोल रहा हूँ, अलावा, बात पर ध्यान देना। तो हमारा कौन सा आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स के अलावा हमारा कौन सा नंबर होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से आपको कोई पूछ रहा होगा इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें से पूछोगे ना कि रियल नंबर्स में से, नेचुरल नंबर्स में से, होल नंबर में से, इंटीजर्स में से और रैशनल नंबर में से हमारा बड़ा कौन सा होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये बना रखा है, नेचुरल नंबर हमारा क्या है, होल नंबर का सबसेट है। होल नंबर हमारा क्या है, इंटीजर्स का सबसेट है। इंटीजर्स हमारा किसका सबसेट है, रैशनल नंबर्स का। और रैशनल नंबर हमारा किसका सबसेट है, इसका रियल नंबर्स का। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज रह गया इसमें, इरेशनल नंबर भी हमारा क्या है, रियल नंबर्स में आता है। इरेशनल नंबर्स में हमारा किस में आता है, रियल नंबर्स में आता है। बट किस्मत रियल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स की खराब है कि इस सीरीज में वो आ नहीं पाता।
इस सीरीज में वो बैठ नहीं पाता। क्यों नहीं बैठ पाता? क्योंकि रैशनल नंबर को हम पता कर ही नहीं सकते कि हमारा कहाँ पर आएगा, ये इस सीरीज में हमारा कहाँ पर आएगा। तो आप अभी इरेशनल नंबर को भूल जाओ, इस सीरीज में भूल जाओ। बस इरेशनल नंबर क्या है हमारा, एक रियल नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इरेशनल नंबर है क्या हमारा, क्या है, रियल नंबर है। इरेशनल नंबर आपसे कोई बोले कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल नहीं। इरेशनल नंबर हमारा क्या है, रियल नंबर है, बात ध्यान देना। तो ये अब ये देखो, ये क्या है हमारा, नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर हमारा सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर्स हमारा सबसेट होता है रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर हमारा सबसेट किसका होता है, रियल नंबर का। तो ये क्या है हमारे पास लिखा हुआ, ये अगर देखो तो ये हमारे पास बढ़ते जा रहा है, ये हमारा बढ़ते जा रहा है। एक चीज बताओ, नेचुरल नंबर हमारा किससे शुरू होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट। होल नंबर हमारा किससे शुरू होता है, 0 से लेके इनफाइनाइट। यानी कि एक एलिमेंट इसमें बढ़ गया, कौन सा एलिमेंट था हमारा, 0 वाला एलिमेंट बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर से बड़ा हो, होल नंबर हमारा क्या हो, नेचुरल नंबर से बड़ा हो। अगर किसी को सबसेट में डाउट ना हो तो सबसेट का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि होल नंबर का सबसेट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। उसी तरह इंटीजर्स का हमारा सबसेट क्या है, होल नंबर है। उसी तरह रैशनल नंबर का हमारा सबसेट क्या है, इंटीजर्स, और रियल नंबर का हमारा सबसेट रैशनल नंबर्स। ठीक है, बात क्लियर है। ये जो ऑर्डर जो मैंने लिखा है, ये कौन सा ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ नंबर। क्या बोलते हैं हम, कार्डिनैलिटी ऑफ नंबर्स। इसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ नंबर्स। कार्डिनैलिटी क्या होता है, तो कार्डिनैलिटी मैंने सेट्स में भी बताया था, ये टर्म हमारा यूज होता है सेट्स में भी। कार्डिनैलिटी का क्या मतलब होता है, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारा सेट है उस सेट में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं। जरूरी नहीं है सेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान लो, कुछ भी दे रखा हो। जैसे आपको फैमिली के, आपको बोले जो फैमिली में हमारे कितने मेंबर्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है, हम गिनना, कितने हमारे एलिमेंट होते हैं उसको हम गिनते हैं। ठीक है, कार्डिनैलिटी का ये बेसिक मतलब होता है। तो ये क्या है हमारा, एक तरह से देखो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्डिनैलिटी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्डिनैलिटी। ये हमारा इधर की तरफ बढ़ते जा रहा है। पहले हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, फिर हमारा होल नंबर, फिर हमारा इंटीजर्स, फिर हमारा रैशनल नंबर, फिर हमारा रियल नंबर्स। तो ये कार्डिनैलिटी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो नेचुरल नंबर में हमारे कम एलिमेंट्स होते हैं, उससे ज़्यादा हमारे होल नंबर्स में, उससे ज़्यादा हमारा इंटीजर्स में, उससे ज़्यादा हमारे रैशनल नंबर में, और उससे ज़्यादा हमारा रियल नंबर्स में। तो ये कह सकते हो कि रियल नंबर एक ऐसा नंबर है, रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जो अपने अंदर सारे एलिमेंट्स लेके बैठा हुआ है। ठीक है, रियल नंबर एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें वो सारे एलिमेंट लेके बैठा हुआ है। वही बात मैंने यहाँ पे समझाइए, रियल नंबर क्या है, एक फैमिली है जिसके अंदर सारे एलिमेंट है। ऐसा समझ लिया, फिर ऐसे समझ लो, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर एक फैमिली का दादा है। ऐसा समझ लो, रियल नंबर क्या है, एक फैमिली का दादा है। रियल नंबर फैमिली का एक दादा है, उसके 4 बेटे हैं या 5 बेटे मान लो, 5 बेटे मान लो। पहला बेटा कौन सा है, पहला बेटा नेचुरल नंबर, दूसरा बेटा उसका होल नंबर, तीसरा बेटा उसका इंटीजर्स, और चौथा बेटा उसका रैशनल नंबर, और 5वां बेटा क्या है उसका, इर्रेशनल है। हम इसको बेटा नहीं बोल सकते, इरेशनल को बेटा क्यों नहीं बोल सकते, तो ये हमारा रैशनल और इर्रेशनल एक तरह से बोलो तो एक तरह से कुछ ना कुछ इनमें सिमिलैरिटीज तो नहीं होती वैसे, बट इनको एक साथ ही ज़्यादातर लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको बेटा तो नहीं बोल सकते, बट आप बेटा ही मान के चलना। ठीक है, तो क्या क्या बेटा हो गया, एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है, तो आई होप अब मैं मानता चल रहा हूँ रियल नंबर्स का ये डाउट खत्म हो गया होगा, अगर किसी के मन में आ रहा होगा। ठीक है, तो रियल नंबर्स का डाउट खत्म हो गया, तो मिटाते हैं इसे, नोट कर लो अगर नोट करना है किसी को तो। वैसे तुमसे कोई खास बात है नहीं। तो ये हमारा क्या था, रियल नंबर्स था। तो आज का लेक्चर में हम करेंगे क्या, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, खत्म, बाबा टाटा बाय बाय। तो नहीं, ऐसा नहीं है, अभी हम और आगे कुछ करेंगे। क्या क्या करेंगे हम आज के लेक्चर में, अभी हम देखेंगे इसके बाद कुछ टाइप ऑफ फंक्शंस देखेंगे, कुछ टाइप ऑफ हम क्या देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे। बट वो तो हम देख चुके हैं। तो आपने अगर देखा होगा तो वो हमने सिर्फ मॉडुलस फंक्शन देखा था और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा था। तो हमने सिर्फ 2 ही तरह के फंक्शन देखे थे। तो आज हम कुछ और थोड़े बहुत फंक्शन देखेंगे, और उन दोनों फंक्शन को भी एक बार क्या करेंगे, बीच में हम देख लेंगे, ताकि हमारा वो फंक्शन भी एक बार रिवाइज हो जाए। तो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले जो हमारा फंक्शन आता है, सबसे पहला टाइप का जो हमारा फंक्शन है, क्या है हमारा, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शंस हमारा क्या है, सबसे पहले रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो नाम से ही पता चल रहा होगा क्या है हमारा, रियल वैल्यूड फंक्शन। जो नाम है उसी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इसका काम क्या है।
देखो क्या है, सबसे आगे लिखा हुआ रियल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, कोई रियल वैल्यूज देगा, ठीक है, कोई हमारा क्या देगा, रियल वैल्यूज देगा। तो इस ऐसे फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं इस रियल वैल्यू फंक्शन में, किस तरह के होते हैं, ऐसे फंक्शंस जिसका अगर डोमेन हमारा क्या हो, जिसका हम अगर हम डोमेन निकालें तो वो हमारा रियल नंबर्स का सबसेट हो, रियल नंबर का हमारा क्या हो, सबसेट हो, ठीक है, सबसेट हो। जरूरी नहीं है जो हमारा रियल नंबर्स भी हो, अगर रियल नंबर्स भी हो जाए तो भी चलेगा हमारा। बताता हूँ, क्लियर करूंगा, लिखते जाओ पहले। और जिसका रेंज भी हमारा क्या हो, रेंज हमारा क्या हो, रियल नंबर्स का सबसेट हो, और हमारा कोडोमेन भी रियल नंबर्स का सबसेट हो। ये ऐसे कर लिख लो, पहले कोडोमेन लिखो फिर रेंज लिखो। जिसका डोमेन पहले रियल नंबर का सबसेट हो, साथ ही साथ हमारा कोडोमेन रियल नंबर का सबसेट हो, साथ ही साथ हमारा अगर कोडोमेन रियल नंबर का सबसेट है, कोडोमेन हम इसे क्या बोलते हैं, ऐसी फैमिली जिससे हमारा रेंज बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, रेंज भी हमारा रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, रेंज भी हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन उन फंक्शन को बोलेंगे जिसका अगर आप डोमेन निकालोगे तो या तो वो रियल नंबर आए या फिर वो रियल नंबर का सबसेट आए, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर से आएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी फंक्शन का आपने एक फंक्शन ले लिया, जैसे कि मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स या एक्स अपॉन 1 + x, ये ले लिया आपने फंक्शन, ठीक है, आपने ये फंक्शन लिया। अब आपको इस फंक्शन का क्या बोला है, आपको डोमेन निकालना है। डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो 1 + x इक्वल्स टू में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला एलिमेंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू क्या है, -1, x की वैल्यू क्या आ गई, -1, यानी कि -1 जब हम डालेंगे तभी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि हम एक फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसका अगर डोमेन लिखें तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा इसका, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट क्या 1, सिर्फ सॉरी -1, एक्सेप्ट -1। तो इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये हमारा रियल वैल्यू फंक्शन है। क्यों हमारा रियल वैल्यू फंक्शन है, क्योंकि हमने क्या किया, सारे रियल नंबर्स ले लिए, सारे रियल नंबर्स ले लिए, बट हमने क्या किया, -1 को नहीं लिया, -1 को क्या किया, नहीं लिया। -1 हमारा क्या है, वो भी रियल नंबर है, ये भी हमारा रियल नंबर है। तो बस हमने क्या किया, पूरे रियल नंबर्स के फैमिली में से एक बस रियल नंबर को छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है, बट हमने सारे एक तरह से रियल नंबर्स तो हमने लिए, रियल नंबर्स तो लिए। अगर मान लो बाई चांस कोई भी आपको फंक्शन मिल गया किस्मत आपकी खराब है, कोई भी आपको फंक्शन मिल गया, उसका डोमेन आपको सिर्फ और सिर्फ उसका डोमेन आपको मिल गया 2 या 3 मान लो, 2 और 3 मान लो, सिर्फ आपको ये मिला उसका डोमेन, सिर्फ और सिर्फ उसका 2 और 3 डोमेन मिला, ठीक है, या फिर रेंज इसका मिल गया सिर्फ और 2 और 3, या सिर्फ रेंज मिला उसका क्या, 2 और 3। तो इस केस में क्या हम इसको रियल वैल्यू फंक्शन बोलेंगे। देखो 2 हमारा क्या है, रियल नंबर, 3 हमारा रियल नंबर, 3 हमारा रियल नंबर, 2 हमारा रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, हाँ ये हमारा क्या है, इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन उन फंक्शन को बोलते हैं जिसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होना चाहिए, रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, या फिर हमारा रियल नंबर खुद ब खुद आ जाए, खुद ब खुद रियल नंबर ही आ जाए, या फिर रियल नंबर का हमारा सबसेट भी हो जाए, तो उस वाले को हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन। नोट कर लो इतना। तो ये हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है, हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन ये हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर मैं रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करूं उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि डोमेन एंड रेंज हमारा क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए हमारा रियल नंबर का। डोमेन और रेंज हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। वही हमारा क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन। ये हमारा क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। नोट करें, नोट कर लो। ये हमारा क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन। आगे बढ़े, देख लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप चाहो डेफिनेशन लिखना तो इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हो। इसकी क्या डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन ये होगी, देखो हमारा डोमेन क्या होता है, डोमेन हमारा होता है इनपुट, जो हम इनपुट देते हैं। रेंज हमारा क्या होता है, रेंज हमारा होता है आउटपुट। डोमेन हमारा इनपुट, रेंज हमारा आउटपुट। तो इसको हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स which gives क्या देगा, which gives
द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड इनपुट्स, रियल वैल्यूज यहाँ पे लिख लेना, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड इनपुट्स, रियल वैल्यू इनपुट्स विच गिव्स रियल वैल्यूड आउटपुट, रियल वैल्यूड आउटपुट। क्या है? रियल वैल्यूड इनपुट देने से हमारा रियल वैल्यू आउटपुट आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। ये हमारा क्या हो गया? रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो पॉज करके। तो ये तो हमारा हो गया रियल वैल्यूड फंक्शन। अब अगला फंक्शन हमारा क्या है? अगला फंक्शन है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। अगला फंक्शन है हमारा क्या? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन से आपको पता चल रहा होगा, उसके जैसे जैसे नाम है वैसा ही काम है उनका भी। आइडेंटिटी फंक्शन में देखो तो एक आइडेंटिटी सी बन रही है, लिखता हूं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है हमारा? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन में हमारा एक आइडेंटिटी बन रही है, एक हमारी क्या बन रही है? आइडेंटिटी बन रही है। कैसे आइडेंटिटी बन रही है मैं बता रहा हूं। मान लो आपने x की वैल्यू कुछ दिया और वही हमारा y की वैल्यू भी आ गई। कहने का मतलब क्या है? आपने ऐसा एक फंक्शन तैयार किया, जैसे देखो f ऑफ x इक्वल्स टू में हमारा x, यानी कि क्या है? हम f ऑफ x क्या बोलते हैं? y इक्वल्स टू में हमारा x, ये है। कहने का मतलब क्या है? y इक्वल्स टू में x, ये हमारा फंक्शन है, इसको भूल जाओ, ये हमारा आ गया ना। इसका मतलब क्या है? जब आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। जब आप x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। या फिर x की वैल्यू जब आप 1 डालोगे तब f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है? देखो यहाँ पे 1। जब आप x की वैल्यू 2 डालोगे तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है? 2। तो यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें हम कोई भी एलिमेंट डालें वही हमारा एलिमेंट क्या आना चाहिए? उस फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए। देखो हमने एक एलिमेंट क्या उठाया? 1 उठाया और वही उस फंक्शन की वैल्यू आ गई। y हमारा क्या है? f ऑफ x को भी हम y लिखते हैं, तो ये हमारा क्या है? उसी फंक्शन की वैल्यू आ गई। ऐसा टाइप ऑफ फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। इसका चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो। इसका ग्राफ हमारा कैसा बनता है? ये क्या है हमारा? f ऑफ x इक्वल्स टू में x, यानी कि y इक्वल्स टू में x, y इक्वल्स टू में x। इसका ग्राफ बनता है एकदम सीधा साधा, एकदम प्यारा सा, नॉर्मल सा, ऐसे ऐसे। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। मान लो यहाँ पर 1 2 3 4, ये इधर हमारा -1 -2, ये हमारा -3, हमारा -4, ये इधर हमारा -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा 1 2 3 4। ये हमारा क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। यानी कि जब भी देखो 1 डालने पर हमारा 1 आ रहा है, 2 डालने पर हमारा 2 आएगा, थोड़ा सा इधर बन के थोड़ा सा और सही बन सकता था, आप सीधा बनाना। 3 डालने पर हमारा 3 आ रहा है, 4 डालने पर हमारा 4 आ रहा है। तो ये हमारा क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है। हमारा आइडेंटिटी फंक्शन वाला ग्राफ, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया और उसका ग्राफ हो गया। नोट कर लो, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो, नोट कर लो। अब देखते हैं अगला फंक्शन हमारा। अगला फंक्शन हमारा कौन सा है? एक होता है कांस्टेंट फंक्शन। हमारा कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या होता है? जैसा जैसा नाम है उसी वैसा ही काम है, अंदाजा आपको लग ही रहा होगा। कांस्टेंट फंक्शन का क्या काम होगा? कांस्टेंट फंक्शन में क्या है? मान लो आपको मैंने एक दे दिया, आपको मैंने बोला आप हमारा ये मेरा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू में 4, ये मेरे पास फंक्शन है। ये क्या है हमारा? ये फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन है। अब मैं बोल रहा हूँ f1 हमारा क्या आ जाएगा? f1 चेक करो, f1 डालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? f1 हमारा 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ तो हमारे डायरेक्ट बता रखा है कि f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 4 है। अगर मैं f ऑफ 2 की बात करूँ तो f ऑफ 2 भी हमारा 4, यानी कि f ऑफ 3 यानी कि x की वैल्यू क्या आ रहा है? x की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, x की वैल्यू 2 डाल दी, x की वैल्यू मैंने 3 डाल दी, 3 डालने पर भी हमारा आंसर 4 आ रहा है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें आप कोई भी इनपुट डाल दो बट हमारा आउटपुट क्या हो? कांस्टेंट रहे, आउटपुट हमारा कांस्टेंट रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या है? जिसमें हमारा इनपुट कुछ भी डाले बट हमारा आउटपुट सेम रहेगा। और हमारा आइडेंटिटी फंक्शन क्या था? ऐसा फंक्शन जिसमें हमारा इनपुट और आउटपुट क्या हो? आपस में इक्वल हो, जो हमारा इनपुट डाले वही हमारा आउटपुट आ जाए, उसको हम क्या बोलते थे? आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा,
ऐसा कुछ मैंने कर दिया। मान लेता हूँ हमारा ग्राफ इसका बनाना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में सी, और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट। सी हमारा क्या है, कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट है। अच्छा, किसी को पता नहीं है तो ये मैं एफ ऑफ एक्स को वाई कैसे लिख रहा हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये मत समझाने की गलत है, ये नोटेशन है। एफ ऑफ एक्स को भी हम वाई की तरह यूज़ करते हैं, ये नोटेशन है, तो ये मत समझना एफ ऑफ एक्स को हम वाई क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मान लो एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में रूट एक्स माइनस वन, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू में रूट एक्स माइनस वन। आपने देखा भी होगा और आगे हम यूज़ भी करेंगे ऐसे, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, नहीं हुआ मतलब अभी तो इसका ग्राफ बनाना है। तो कौन सा ग्राफ बनाना है, फंक्शन डालने पर हमारे कोई वैल्यू डाले हमारा आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो देख लो कोई भी कहीं पे भी एक पॉइंट उठा लो सी, और यहाँ पर हमारा बना दो, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। तो देखो आप x की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, x की वैल्यू आपने 1 डाल दी, ये मान लो हमारा 3 है, x की वैल्यू आपने 3 डाली, 3 डालने पर हमारा क्या आ रहा है, मान लो यहाँ पर चलो 1 2 3 4 5, ये इधर हमारा -1 -2 -3 -4, ये हमारा -1 तो इधर बनेगा -1 -2 -3 -4 1 2 3, हमारे यहाँ पर 4 5। अब देखो यहाँ पर 1, अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो भी हमारा आंसर 3, x की वैल्यू मैंने -1 डाली तो भी हमारा आंसर 3 डालने पर भी हमारा आंसर 3, 4 डालने पर भी हमारा आंसर 3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये हो गया, नोट कर लो इसको भी पॉज करके। अब इसके बाद आता है एक दो थोड़े ग्राफ वाले फंक्शन आपको देख लेते, एक दो ग्राफ आपको जानने जरूरी है, वो ग्राफ में बता देता हूँ क्या है आपका ग्राफ। एक ग्राफ हम बना के देखते हैं एक बार। अगर मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एक एफ ऑफ एक्स है, मैंने दे दिया आपको एक्स स्क्वायर, इसका आपको ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनाओगे, तो आप कैसे भी ग्राफ बनाओ, मैं आपको बोलूँगा आप इसको ग्राफ है ना याद करके रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आगे। तो ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। अगर एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा बनता है इसका ग्राफ। मान लो यहाँ पर हमारा 1 2 3, ये हमारा -3 -4, ये भी हमारा 1 2 3 4, ये हमारा 1 होगा प्लस का 1, ये हमारा माइनस होगा प्लस का 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा ग्राफ है किसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर का। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ग्राफ देख के इसका डोमेन बताओ। चलो ग्राफ भी और ये भी देख के इसका डोमेन बता दो और इसका मुझे रेंज बता दो। रेंज बताओ मुझे इसका रेंज बताओ, क्या है इसका रेंज, क्या होगा इसका रेंज। हाँ, तो इसका रेंज बताओ फटाफट देख के, पॉज करके रेंज बताना है, पॉज करके, पॉज करो, ऐसे नहीं काम चलेगा। तुम हर बार को मैं बोलता हूँ तुम लोग पॉज कभी करते नहीं। पॉज करो इसे, पॉज करके मुझे बताओ इसका रेंज और डोमेन क्या होगा। कोशिश करके देखो, जैसे मैंने पहले निकलवाया वैसे ही निकालना है। नहीं हुआ, चलो जिसका हो गया उसका वेल एंड गुड, कमेंट कर देना आंसर कितना आया इसका आंसर। डोमेन तो आसान है, इसका डोमेन कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुझे इसका रेंज आंसर कमेंट करना। रेंज हमारा क्या है ये आप कमेंट कर देना, ठीक है। डोमेन बताएं, डोमेन हमारा क्या है, देखो कोई नंबर, ऐसा नंबर डालने पर ये इसको क्या हो, अनडिफाइन हो जाए, यानी कि फंक्शन हमारा कोई मतलब कोई फंक्शन हमारा काम का ही ना रहे, अनडिफाइन हो जाए। तो कोई ऐसा नंबर है डालने पर, कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सारे नंबर यहाँ पर हम डाल सकते हैं, तो ये हमारा रियल नंबर इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। रियल नंबर इसका डोमेन हो जाएगा। असली खेल है रेंज में। रेंज देखो, मुझे रेंज बताओ, रेंज हमारा क्या होगा। दो तरीका है, पहला आप ग्राफ से देख सकते हो, दूसरा हम किससे करेंगे, हम ये जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है उसी फंक्शन से करेंगे। पहले हम ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ में देखो y की वैल्यू देखनी है हमें। डोमेन हमारा, ये रेंज हमारा क्या होता है, रेंज हम किसको बोलते हैं, रेंज हमारे एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स आ रहा है, रेंज हम किसको बोलते हैं, जो हमारा आउटपुट आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू मैंने अगर मान लो 1 डाली तो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा एक तरह से रेंज है, और एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोल रहे हैं, वाई बोल रहे हैं, तो ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट भी होता है। तो यहाँ पर देखो रेंज हमारा क्या हो सकता है, रेंज हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स या फिर वाई, यही हमारा रेंज होगा। अब देखो वाई की वैल्यू हमारी क्या क्या आ रही है, क्या क्या नहीं आ सकती।
क्या क्या आ रही है, क्या क्या नहीं आ सकती। ठीक है, देखो y की वैल्यू क्या क्या आ रही है और क्या क्या नहीं आई है, चेक करो। y की वैल्यू क्या -1 आई है, y की वैल्यू क्या -1 आई है, देखो ग्राफ के अंदर आ रहा है। ग्राफ शेड कर लो एक बार, शेड करोगे तो आपको और अच्छे से दिखेगा। ग्राफ की वैल्यू मैंने शेड कर ली, क्या ग्राफ के अंदर हमारा -1 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा तो रेंज नहीं है, आंसर आया नहीं। ग्राफ के अंदर क्या -2 आया, ये भी नहीं आ रहा, -3 ये भी नहीं आ रहा, यानी कि नीचे के सारे वैल्यूज हमारे कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। अब ऊपर देखो, ऊपर देखो, हाँ ये आप 0 देख रहे हो, 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट से हमें काट रहा है, काट रहा है, यानी कि क्या मतलब है, आपने अभी तक जैसे आपको ग्राफ बनाने के लिए कोई कहता है, मान लो f ऑफ x इक्वल्स टू में x प्लस 1 है, तो आप ग्राफ कैसे बनाते हो, आप यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट डालते हो, जैसे मान लो x, यानी कि ऐसे इसको y कर लो, और ज़्यादा आपने y का ही देखा होगा, y इक्वल्स टू में x प्लस 1। अगर आपको इसे ग्राफ बनाना तो x की वैल्यू 1 डाल दो, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो यानी कि 1,2 क्या है हमारा पॉइंट, यानी कि जो ग्राफ है हमारा, वो जो हमारा ग्राफ है 1,2 को कहीं ना कहीं से भी 1,2 को काटेगा, 1,2 को क्या करेगा, काटेगा। तो यहाँ पर देखो हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये क्या है हमारा 0,0, और इस 0,0 को ये लाइन काट रही है, देखो 0,0 को ये लाइन काट रही है। तो यानी कि क्या है, 0 से ऊपर वाले नंबर देखो, 1 हाँ आंसर में आ रहा है, 2 हमारा आंसर में आ रहा है, 3 हमारा आंसर में आ रहा है, 4 आंसर में आ रहा है। यानी कि 0 से जितने भी ऊपर वाली वैल्यूज हैं, यानी कि प्लस पे जितनी वैल्यूज हैं, वो सारा हमारा आंसर में आ रहा है। तो इसका अगर मैं रेंज की बात करूँ, तो रेंज हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से दिख रहा है, यानी कि 0 से ऊपर की जितनी वैल्यू सारी, और साथ में हमारा 0 भी, तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, 0 भी हमारा इंक्लूड है। तो 0 से लेके इनफाइनाइट हमारा क्या हो गया, इसका रेंज, इसका हमारा क्या हो गया रेंज। थोड़ी ज़्यादा आजकल उमस हो रखी है, बारिश हुई एक दो दिन में, उस वजह से क्या है, थोड़ी ज़्यादा सांस की दिक्कत होने लगती है। अगर मैं ऐसे बोलूँ f ऑफ x इक्वल्स टू में x², इसका अगर आपको रेंज इससे निकालना है, जो आपको वो दे रखा है, फंक्शन आपको दे रखा है, इसका थ्योरेटिकली निकाल के बताओ। तो f ऑफ x क्या है हमारा, y के x², f ऑफ x को हम क्या बोल सकते हैं, y, तो यानी कि y हमारा किसके इक्वल है, x² के इक्वल है। ये हमारा रेंज होता था, ये हमारा डोमेन होता था। तो कन्वेंशनल मेथड ये था कि अगर आपको डोमेन और रेंज निकालना है, डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने के तो हमारा यही तरीका था, जो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमारा फंक्शन फेल हो रहा है, यही निकालना था तरीका था कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमारा फंक्शन फेल हो रहा है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो हमारा जो डोमेन वाला जो है, जो हमारा डोमेन यानी कि एक्स को हम क्या करते थे, एक्स को हम क्या करते थे, एकदम अलग कर देते थे, और वाई को हम क्या करते थे, एक तरफ कर लेते थे, यानी कि एक्स को हम एक तरफ कर देते थे, और जितनी बची हुई जो वैल्यूज वगैरह या फिर जितनी वेरिएबल्स वगैरह है, उनको हम एक तरफ कर लेते थे। तो वही करेंगे, वही हम करेंगे, वही हमारा तरीका। तो यहाँ पर देख लो, y हमारा किसके इक्वल है, x² के इक्वल, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, √y इक्वल्स टू में x, √y इक्वल्स टू में x, ये हमारा आ गया। प्लस माइनस भी लगाना है तो लगा लो, √y इक्वल्स टू में x। अच्छा, जो इसका डोमेन होगा, अगर हम x का अगर डोमेन निकालेंगे तो y का हमारा रेंज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में इनवर्स है। इसका मतलब क्या है, x का अगर हम डोमेन निकालेंगे तो y का हमारा क्या जाएगा, रेंज आएगा। तो हम डोमेन x का निकालते हैं, कोई जगह देखो, ग्राफ बना लो पहले, ये ग्राफ को मैं मिटा दूँ, ग्राफ बना लो, बना लिया ग्राफ, मिटा लो, मिटा रहा हूँ मैं। अब देखो क्या है हमारा, √, प्लस माइनस √y इक्वल्स टू में x, ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो अगर हम x का अगर हम जो डोमेन निकालेंगे, जो x अगर हमारा डोमेन निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, y का रेंज हो जाएगा, हमारा तरीका है, ठीक है। अब देखो x इक्वल्स टू में क्या है, √y है, तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो √y को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। √y हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रूट के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि रूट के अंदर हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, y हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, y हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, y हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, x का हमारा डोमेन क्या आ गया, x का हमारा डोमेन आ गया 0 से लेके इनफाइनाइट, x का हमारा डोमेन क्या आ गया, 0 से लेके इनफाइनाइट। हाँ, थोड़ा अभी आप कंफ्यूज हो रहे किस जगह पे कंफ्यूज हो रहे, मैं आपको बता दूंगा। तो x का हमारा डोमेन क्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट। अच्छा, अब मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, तो y वाला हमारा रेंज है, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, जो 0 से लेके इनफाइनाइट,
ये हमारा रेंज हो गया। तो रेंज हमारा क्या आ गया, 0 से लेके इनफाइनाइट। अब आप कंफ्यूज कहाँ पे करोगे कि यहाँ पर हमारा डोमेन आर आ रहा है, यहाँ पर हमारा डोमेन क्या आ रहा है, आर आ रहा है, बट यहाँ पर हमारा डोमेन देखो एक्स का डोमेन क्या आ रहा है हमारा, 0 से लेके इनफाइनाइट, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। मत हो कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पर हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर का फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा फंक्शन ये है, और यहाँ पर हमारा एक्स इक्वल्स टू में हमारा रूट अंडर वाई है, हमारा फंक्शन एकदम ही अलग है। एक्स इक्वल्स टू में रूट अंडर वाई का फंक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर है, इसलिए हमारा डोमेन अलग हो गया एकदम से ही, देख लो अलग हो गया एकदम से ही। यहाँ पर हमारा डोमेन आर था, वहाँ पर हमारा 0 से लेके इनफाइनाइट था, इसलिए हमारा डोमेन क्या हो गया, चेंज हो गया, इसलिए हमारा डोमेन चेंज हो गया। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, बढ़ते आगे। तो ये हमारा था कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमने देख लिया, सॉरी कांस्टेंट फंक्शन नहीं, ये हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, इसका ग्राफ था हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ था। अब देखते हैं एक और ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ। किसका देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स क्यूब। अच्छा एक चीज़ और, अभी मैंने आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताया था, एक्स स्क्वायर का मैंने ग्राफ क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा क्या आया था, ये। अगर आपसे कोई एक्स रेज़ टू द 4 का ग्राफ पूछे तो रफली, अगर आपसे पूछे तो रफली हमारा ऐसा ही बनता है, हमारा रफली ऐसा ही बनता है एक्स रेज़ टू द 4 का ग्राफ, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर उधर रहेगा, हल्का सा थोड़ा सा टिल्ट रहता है और, ठीक है, बट रफली हमारा क्या बनता है, ऐसा ही ग्राफ बनता है एक्स रेज़ टू द 4 का भी ग्राफ। ठीक है, कोई आपसे पूछे तो ध्यान रखना, यही बताना था। ठीक है, अब देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स क्यूब का ग्राफ, ये हमें बनाना है। कैसे हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तरीका देख लो। पहले हमने एक्स वाई, फिर हमारा एक्स एक्सिस, अब मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ, मैं नंबर लाइन तो नहीं लिखूंगा। तो ये हमारा एक्स, ये हमारा एक्स माइनस एक्स, ये हमारा माइनस वाई, ये हमारा वाई। अब मुझे एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है, तो कैसे ग्राफ होगा इसका, इसका ग्राफ हमारा होता है, ये हमारा एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है हमारा, एक्स क्यूब का ग्राफ होता है हमारा, ये यही लाइन टेढ़ी है, ये हमारा एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। ठीक है, ये हमारा एक्स क्यूब का ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ है। किसका ग्राफ है हमारा, एक्स क्यूब का ग्राफ। चलो ये तो बात तो हो गई। अब मैं इसमें डोमेन पूछ रहा हूं आपसे, डोमेन हमारा क्या है, डोमेन देखो मुझे, डोमेन बताओ इसका क्या है, रियल नंबर। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसपे हमारा फंक्शन क्या फेल हो रहा हो, क्या कोई ऐसी वैल्यू जिसपे हमारा फंक्शन क्या हो, फेल हो रहा है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं, सारे, इसका मतलब क्या है, सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं। दूसरी बात, रेंज की बात करते हैं। रेंज हमारा क्या होगा, रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज देखो, तो रेंज देख रहे हो, यहाँ पे 1, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पर हमारा -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ग्राफ को ऑब्जर्व करो, ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो देखो ये हमारा क्या है, y ऊपर, y के ऊपर चलता जा रहा है, ये ऊपर चलता जा रहा है, ये मेरा ब्लैक बॉडी व्हाइट बॉडी छोटा पड़ गया, वरना और आगे तक जाएगा, यानी कि 5 6 7 8 9 10 सारी वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पर भी नीचे भी देखो, नीचे भी -6 -7 -8 -9 करते करते सारी वैल्यूज आ रही है, और ये हमारा बीच में 0.0 भी आ रहा है, 0.0 भी आ रहा है, मतलब 0,0 भी आ रहा है। तो देखो, तो ये सारी वैल्यूज कवर कर रहा है, ये सारी वैल्यूज कवर कर रहा है। देखो ऊपर की तरफ ये चलते जा रही है, नीचे की तरफ भी चलते जा रही है। इसका मतलब क्या है, हमारा रेंज क्या होगा, इसका रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, आर। इसका रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, आर, रियल नंबर्स। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, क्या होता है, माइनस ऑफ इनफाइनाइट से लेके प्लस ऑफ इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, ये भी हमारा किसको ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा आर की इक्वल होता है, ये हमारा आर की इक्वल होता है। आर हमारा ये नॉर्मल फॉर्म में, और आर हमारा ये इंटरवल फॉर्म में है। ठीक है, इसको भी हम आर ही बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा डोमेन, और ये हमारा रेंज। चलो अच्छा, आप ये ग्राफ अगर आपको किसी का मन हो कैसे ये बनाए, तो इसके लिए क्या करो आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब है, ठीक है, इसको हम वाई इक्वल टू में एक्स क्यूब लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू 1 डालो, वाई की वैल्यू 1 क्या आ जाएगी 1, एक्स की वैल्यू 2 डालो, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू
इस 27। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं। दो ही भी बन जाता है, बट मैंने 3 कर दिया। तो इसे आप प्लॉट करो और हमारा ग्राफ तैयार होता चला जाएगा। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते अब एक चीज़ आपको मैं ऑब्जर्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना मैंने करवा दिया। यहाँ पर अब मैं एक चीज़ आपको ऑब्जर्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, देखो। मैंने इससे पहले फंक्शन लिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। मैंने इसे फंक्शन लिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स प्लस 1। एक फंक्शन मैंने ले लिया, मान लो एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स टू पावर 4 प्लस 1। या इसको मिटा के लिखते दोबारा अच्छे से, पहले मैं मार्कर को भी इंक पिला देता हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अब आपको एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कराता हूँ। क्या ऑब्जर्व कराता हूँ, मैंने अभी एक ग्राफ बनाया था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स क्यूब का ग्राफ। इससे पहले मैंने एक बनाया था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसका मैंने डोमेन क्या निकाला था, इसका मेरा डोमेन आया था आर। मैं डोमेन को डी से लिख रहा हूँ, इसका भी डोमेन मेरा क्या आया था आर। जब मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी शायद कोई ग्राफ बनाया होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाया होगा। ग्राफ नहीं, मतलब डोमेन और रेंज निकाला था। इसका भी डोमेन मेरा क्या आया था आर, ठीक है। मान लो मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स रेज़ टू दी 5। अब मुझे बताओ इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा। यहाँ देखो क्या है हमारा, ये पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ग्राफ डोमेन क्या है हमारा, रियल नंबर। तो इसका भी हमारा डोमेन क्या आएगा, रियल नंबर। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है तो उस पॉलिनोमियल का हमारा ग्राफ क्या होगा, रियल नंबर। ग्राफ कर रहा हूँ बार बार, डोमेन हमारा क्या होगा, रियल नंबर। तो इससे हम क्या नोट कर सकते हैं, नोट डोमेन ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज अ रियल नंबर, या फिर मैं उसे आर से डोनेट कर रहा हूं। तो आप यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी पॉलिनोमियल का डोमेन अगर आप निकालोगे तो हमारा क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। क्या आएगा हमारा डोमेन, रियल नंबर आएगा। ये हमारा डोमेन हो गया। तो डोमेन हमारा क्या आ गया, इसका रियल नंबर। नोट कर लो इतना। एक और ग्राफ बनाना है अभी, इसके बाद एक और ग्राफ बना लेते हैं, पहले नोट कर लो इतना। अच्छा, अभी तक हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर बनाया, एक्स क्यूब बना लिया। अब मैं चाहता हूँ एक और ग्राफ आप बना के दिखाओ मुझे। एक ग्राफ खुद बना के टेस्ट करके देखो। पहले जब मैंने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में 1/x। अब तो आपको ग्राफ से भी निकालना समझ में आ गया कि हम ग्राफ से कैसे डोमेन रेंज निकाल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका पहले तो ग्राफ बनाओ, ग्राफ, फिर इसका डोमेन बताओ। ग्राफ से कोशिश करना, वो हमारा जो कन्वेंशनल मेथड है वो मत अपनाना, अभी ग्राफ से कोशिश करो। पहले इसका डोमेन बताओ, फिर इसका रेंज बताओ। डोमेन बताओ और इसका रेंज बताओ, ये बताना है आपको। ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो एक बार। तो क्या निकालना था हमें, इसका डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज निकाला आपने, निकाला। चलो मिला लो एक बार अगर निकाला है तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, तो देख लो। x की वैल्यू में मैं 1 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। चलो कोई बात नहीं। x की वैल्यू अगर मैंने 2 डाल दी तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 1/2। देखो एकदम से बिहेवियर जिसका चेंज हो रहा है, तो अलग से ग्राफ बनेगा, जाहिर सी बात है। तो ये मान लो मेरा y, ये मेरा y डैश है, ये हमारा x डैश, ये हमारा x। इसका हमारा ग्राफ कैसे बनता है, मैं कैसे ग्राफ बनाता हूँ, आप मिलाते रहना पॉइंट से। इसका हमारा ग्राफ बनता है, ज्यों ओम्स लॉ पढ़ा होगा आपने, शायद ओम्स लॉ में यही ऐसा ही ग्राफ था, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। हाँ यही ग्राफ था, ठीक है। ये हमारा है, ये हमारा है। ऐसा हमारा ग्राफ बनता है कि इसका 1/x का ग्राफ बनता है। ये हमारा 1/x का ग्राफ है। अब मैं इसमें आपसे डोमेन की बात करूं, डोमेन बताओ मुझे इसका क्या हो सकता है। अब डोमेन इसमें थोड़ा सा फर्क डालेगा। क्या डोमेन फर्क डालेगा, यहां पर देखो हमारा x किस में है, नीचे डिनोमिनेटर में, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, तो हमारा फंक्शन फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम इसमें लिख सकते हैं एनी रियल नंबर एक्सेप्ट हमारा क्या, 0।
सिर्फ जीरो नहीं डाल सकते इसमें, बाकी बात हमारे सारे रियल नंबर्स में हमारा ये मान्य है। अगर मैं इसे रेंज की बात करूं, क्या करूं, अगर मैं इसमें रेंज की बात करूं, अगर मैं इसमें रेंज की बात करूं, मैं इसकी अगर रेंज की बात करूं, रेंज हमारा क्या होगा इसमें, अगर मैं रेंज की बात करूं तो देख लो एक बार, रेंज की बात करूं, देखो रेंज में के लिए मैं क्या करना है, पहले मैं फंक्शन से बता रहा हूं, हम रेंज कैसे निकाल देते, y इक्वल्स टू में 1/x, एफ ऑफ एक्स को हम y पे कन्वर्ट कर देते थे, फिर हम x के टर्म में निकाल लेते थे, तो x हमारा क्या है 1/y, इतना हमारा आ गया। तो x हमारा क्या था, डोमेन, y हमारा किसके लिए था, ये y हमारा रेंज के लिए था, x हमारा डोमेन, y हमारा रेंज। अब हमें क्या चाहिए, हमें रेंज निकालना है y का, तो हम x का डोमेन निकालेंगे, तो x का डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, x का डोमेन मुझे बताओ, तो x का डोमेन क्या हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू अगर जीरो हो गई तभी हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो ऊपर वाले की तरह सेम ही आ गया, तो x का हमारा डोमेन क्या आ गया, x का हमारा डोमेन आ गया R हो जाएगा, बट एक्सेप्ट इसमें हम जीरो नहीं डाल सकते। अगर रेंज की बात करें, किसका रेंज, हमारा y का रेंज, तो y का रेंज हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा x का डोमेन है वही हमारा y का रेंज, तो यानी कि हमारा रियल नंबर सारे, बट एक्सेप्ट इसमें हम जीरो नहीं डाल सकते, तो इसलिए हमारा रेंज क्या हो जाएगा इसमें भी R, एक्सेप्ट इसमें हम जीरो नहीं डाल सकते। क्लियर है, यहां से भी दिख रहा है आपको, यहां से भी देखो, इधर हमारा -1, -2, -3, -4, -5, ये हमारा 1 2 3, -1 -2 -3, ये हमारा 1 2 3 रफली बनाया। कोई ऐसा मैंने ये थोड़ी प्रकार वगैरह लेके, डी वगैरह लेके, स्केल वगैरह लेके बढ़िया से बनाया, स्केल की जरूरत पड़ेगी इसमें, स्केल लेके मैंने नहीं बनाया, ऐसे ही रफली बनाया हवाबाजी में। अब मुझे बताओ इसका ग्राफ से देखिए कैसे करेंगे, ग्राफ से देखो, ग्राफ देख रहे हो यहाँ पर, ये हमारा 3 2 1 ऐसे करते करते ऊपर तक जा रहा है, तो यानी कि ये y की ये ऐसे करते करते पूरी वैल्यू ले लेगा ऊपर तक। देखो y की वैल्यू ये पूरी ले रहा है, y की ये पूरी वैल्यू ले रहा है, देखो ऊपर तक, हमें तो y की चाहिए ना, रेंज हमें किसका निकालना है, रेंज हमारा y का होता है, मतलब हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, तो आउटपुट देखो यहाँ पर हमारा, देखो यहाँ पर हमारा 1 भी कवर हो गया, 1 हमारा कवर हो गया, फिर हमारा 2 भी कवर हो गया, फिर हमारा 3 भी कवर हो गया, ऐसे करते करते ऊपर तक चला जाएगा। बट देखो मैंने इसको टच नहीं किया, जीरो पे मैंने इसको टच नहीं किया, मैंने नहीं करा कुछ भी, मैंने करा जीरो पे मैंने इसको क्या करा, टच नहीं करा, ये जीरो पे टच नहीं होना चाहिए। अब देखो ये, तो अब मुझे बताओ 1 आ गया, हमारा 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, ऊपर करते करते हमारा सारा वैल्यूज आता जाएगा, ये वहां पे भी टच नहीं होगा, यहाँ पे भी टच नहीं होगा, ये y में भी टच नहीं होगा, ध्यान रखना। ऐसे करते करते ऊपर करते करते हमारी सारी वैल्यूज आ रही है y की देखो मुझे कि सारी वैल्यूज मिल रही है मुझे, 3 मिल जाएगा, फिर इसको 4, फिर 5, ऐसे करते करते देखो 2 हमारा यहाँ पर आ गया, 3 हमारा यहाँ पर आ गया, फिर 4 हमारे यहाँ पर आ जाएगा, करते करते हमारी y की प्लस में जो जितनी भी वैल्यू कट जाएगी, इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू मिल गई, इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू मिल गई। अब नेगेटिव के लिए देखो, यहाँ से हमारा शुरू हुआ -1, देखो -1 हमारा यहाँ पर है, ये हमारा 1 अलग है, -1 देखो यहाँ पर, -1 हमारे यहाँ पर कवर हो गया, -2 हमारे यहाँ पर कवर हो गया, -3 यहाँ पर कवर हो गया, -4 यहाँ पर, -5 यहाँ पर, तो ऐसे करते करते नेगेटिव में सारी वैल्यूज मिल गई, नेगेटिव की भी हमारी सारी वैल्यूज मिल गई, यानी कि माइनस इनफाइनाइट तक हमारा चला गया। अब देखो एक बार जीरो पे चेक करो, जीरो पे चेक करो, अब जीरो पे चेक करो, ये हमारा y जीरो का, अब चेक करो यहाँ पर देखो, देख रहे हो यहाँ पर, क्या ये लाइन कहीं पे टकराएगा, कभी भी इस लाइन पे टकराने वाला है x पे कभी भी ये लाइन नहीं टकराएगा, कभी भी नहीं टकराएगा। कोई वैल्यू डाल के देख लो, अगर आप वैल्यू डालोगे तो फॉल फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो आपने x की वैल्यू क्या डाल दी, जीरो डाल दी, x की वैल्यू कब टकराएगा ये, जब आप x की वैल्यू जीरो डालोगे, x की वैल्यू जब आप जीरो डालोगे तब आप सोचोगे कि टकरा जाए, बट उस टाइम पे क्या y की वैल्यू जीरो आएगी। देखो जब आप x की वैल्यू जीरो डाल रहे हो तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट, y की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो ऐसा तो कोई पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल है क्यों? x की वैल्यू जीरो डालने पर y हमारा इनफाइनाइट आ रहा है, तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे जीरो डालोगे, यहाँ पर जीरो डालोगे तो y हमारा इनफाइनाइट में भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हमारा x वाले को टच करेगा ही नहीं, ये हमारा x वाले को टच करेगा ही नहीं, इधर से भी हमारा x वाले को टच कर ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, एक हमारा जीरो ही बेचारा अलग रह गया, एक हमारा जीरो बेचारा अलग रह गया, उसको कोई दुनिया से मतलब नहीं, उसको छोड़ दिया जीरो को, तो इसलिए हमारा रेंज क्या हो गया, जीरो। तो डोमेन में तो पहले जीरो डाल ही नहीं सकते थे, डोमेन तो हमें पता ही था, और इसलिए हमारा रेंज भी क्या हो गया, रेंज में हमारा जीरो आ ही नहीं रहा, तो रेंज में हमारा जीरो हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप चाहो तो ग्राफ देख के भी आप इसका डोमेन रेंज किसी भी फंक्शन का बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको थोड़ी बहुत ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए कि किसका ग्राफ कैसे बनता है।
तो ये आपके लिए क्या है, टाइम एफिशिएंट है, आपके लिए टाइम बचा देगा, बहुत ज़्यादा टाइम बचा देगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचा देगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब और एक दो फंक्शन देख लेते हैं, नोट कर लो। मैंने पहले बताया था मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन आपको, आप आई होप मानते हुए चल रहा हूँ, जो वो वीडियो आप देख के आओगे, नहीं देख के आए तो उसके लिए मैं एक और बार बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन हम बता देंगे, बट आपको अगर डीप नॉलेज मॉड्यूलस फंक्शन की चाहिए तो वहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन मैंने 1 घंटे में मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने पूरा समझाया था, जाके देख सकते हो। तो मॉड्यूलस फंक्शन अगर आप बनाने की तैयारी करते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन हमारा कैसा होता है, मॉड्यूलस फंक्शन बता रखा है, फिर भी बता रहा हूँ, ताकि अभी सोच रहा हूँ एक बार में आपके पास एक सेट तैयार हो जाए, इस सारे ग्राफ का एक बार में आपके पास सेट मिल जाए, नोटबुक में आपके पास सारे ग्राफ को, आपको जितने भी हमारी जरूरत है अभी तक उसका आपको सेट मिल जाए। तो मॉडुलस फंक्शन का मैंने ग्राफ बताया था, ग्राफ बताने से पहले 2-4 बार मॉडुलस फंक्शन को बता ही देता हूँ। मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या ऐसा फंक्शन होता है, मॉडुलस का साइन हमारा ऐसा होता है, मॉडुलस फंक्शन के अंदर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो तो उसको क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो इसको ब्रेक करने का भी मैंने तरीका बताया था, क्या तरीका था, -x इफ x हमारा क्या है 0 से छोटा, प्लस का x इफ x हमारा क्या है 0 या फिर 0 से बड़ा। सब कुछ मैंने बता रखा था, अगर आपको और अच्छे से चाहिए तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और इसका अगर ग्राफ मैंने बताया था, ग्राफ भी बना सकते हो। ग्राफ हमारा क्या आया था, ऐसा कुछ आया था, देख रहे हो, कुछ हमारा एक्स स्क्वायर जैसा ही ग्राफ है, बट एक्स स्क्वायर में क्या है हमारा, थोड़ा सा कर्व में जाता है, थोड़ा सा हमारा कर्व में जाता है, बट हमारा ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये हमारा इसमें एक्स स्क्वायर वाले में और मोड ऑफ एक्स में हमारा डिफरेंस है। कैसे आया ये भी देख सकते हो, एक्स की वैल्यू मैंने 1 डाली तो वाई हमारा कितना आ जाएगा 1, एक्स की वैल्यू अगर मैंने -1 डाली तो वाई हमारा कितना आ जाएगा 1। मोड का काम क्या होता है, नेगेटिव को भी प्लस कर देना। तो देखो एक्स की वैल्यू मैंने 1 डाली तो वाई हमारा 1, यानी कि एक्स कहीं पे 1, यहाँ पे मान लो 2 3 1 2 -1 -2 -3 हमारा -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, ये हमारा y, ये हमारा y डैश, ये हमारा x डैश, ये हमारा x। तो देखो x की वैल्यू 1 डालने पर y हमारा 1, x यहाँ पर 1, y हमारा 1, यानी कि यहाँ पर आ गया। x की वैल्यू डालने -1 डालने पर y हमारा 1 आ रहा है, x की वैल्यू -1 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है -1 x, सॉरी x की वैल्यू -1 कहाँ पर है हमारा, ये वाला -1 x की वैल्यू कहाँ पर है हमारा -1 ये वाला, और y हमारा 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर। तो ये हमारा बन गया ग्राफ। ऐसे बना सकते हो, 2-3 पॉइंट ढूंढ के आप बना सकते हो, बड़े प्यार से बन जाएगा ग्राफ, ऐसा ही ग्राफ बनेगा, पूरा भरोसा है आप पे। नहीं तो आप पहले वाला वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया था कैसे मैंने ग्राफ बनाया। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, मॉडुलस ऑफ फंक्शन का ग्राफ। अब मुझे इसका डोमेन और रेंज बताओ, ऐसे नहीं बात बनेगी। मॉडुलस फंक्शन बताया तो था, बट उस बार मैंने डोमेन और रेंज नहीं पूछा था क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। अब इसका मुझे डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन बताओ इसका क्या होगा, चेक करो ग्राफ से, पहले देखते हैं, पहले ग्राफ से देखिए कोशिश करके, पहले ग्राफ से देखते हैं, फिर इसका थियोरेटिकली सॉल्व इसके बाद देख लेंगे। अब मुझे इसका डोमेन बताओ, इसका मुझे डोमेन बताओ। तो देखो ये हमारा 0 0 पहले आगे पॉइंट, यानी कि 0 हमारा आ रहा है, हाश 0 आ रहा है इसमें, नहीं डोमेन नहीं, डोमेन हमें देखना है, हाँ ना, डोमेन देखना है। तो डोमेन हमारा क्या होता है, पॉसिबल इनपुट। ये तो रेंज के लिए मैं शुरू कर दिया था मैंने। डोमेन हमारा क्या होता है, पॉसिबल इनपुट जो हम दे सकें। तो एक्स की कोई ऐसी वैल्यू, एक्स में कोई ऐसी वैल्यू डालने पर जहां हमारा ये फंक्शन फेल हो रहा हो, फंक्शन क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में मॉड ऑफ एक्स, कोई एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको डालने पर हमारा फंक्शन कहीं पे फेल हो रहा है, कोई ऐसी वैल्यू है यहाँ पर, कोई भी एक ऐसी वैल्यू बता दो मुझे। 0 डालने पर हमारा 0 का 0, नेगेटिव में डाल के देखते हैं -1 डाला तो हमारे प्लस का 1 बना देगा, फेल तो नहीं हुआ। एक्स की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, प्लस में 1 डाल दिया मैंने, तो हमारा 1 तो 1 रह जाएगा। कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर ये फेल हो रहा है रियल नंबर्स में, नहीं, तो इसका मतलब क्या है, डोमेन हमारा रियल नंबर डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। रेंज की बात करें, अब मुझे इसका रेंज बताओ, तो रेंज यहाँ पर देखो, पहले हमारा एक 0.0 कवर हो रहा है, यहाँ पर 0 0 कवर हो गया, फिर उसके बाद हमारा 1 कवर हो रहा है, 2 कवर हो रहा है, 3 4 5 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक कवर हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि इनफाइनाइट तक कवर हो रहा है। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव में बोलूँ कि नेगेटिव में कुछ कवर कर पा रहा है हमारा, क्या नेगेटिव में कुछ कवर हो रहा है, देखो कि ग्राफ हमारा कभी नेगेटिव में आ रहा है, नहीं, ये तो हमारा प्लस में ही चलता जा रहा है, 0 से शुरू हुआ और प्लस में ही हमारा चलता जाएगा। तो क्या नेगेटिव में आया, नहीं, तो इसलिए हमारा इसका डोमेन देखो, रेंज क्या होगा,
जीरो को इसने कवर कर लिया है, जीरो को इसने कवर किया है, पॉइंट हमारा जीरो पे से जा रहा है, तो जीरो हमारा पहले आएगा और जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 करते करते इनफाइनाइट तक, यानी कि जीरो से लेके हमारा इनफाइनाइट तक वैल्यू आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डोमेन और रेंज, ये इसका हमारा डोमेन और रेंज हो गया। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का हमारा डोमेन और रेंज हो गया, नोट कर लो, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, इसी तरह से अब एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देखो, नोट कर लो पॉज करके, फिर एक क्वेश्चन करवाते हैं। क्या है क्वेश्चन इस बार, मेरे पास इस बार क्वेश्चन है, मेरा फंक्शन है इस बार एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में माइनस एक्स, और इसको कर लेते हैं एक्स प्लस टू। ठीक है, ठीक है, ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में माइनस एक्स, अगर एक्स हमारा जीरो से छोटा हो, एक्स प्लस टू अगर हमारा एक्स इक्वल टू क्या हो, कैसे हमारा ग्राफ बनेगा, पहले देखो एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स जब हमारा जीरो से कम हो उसके लिए हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, कैसे हमारा ग्राफ प्लॉट होगा, पॉइंट्स निकाल लेते हैं कुछ। तो एक्स की वैल्यू जीरो यानी कि हमारा -1 सबसे पहले आएगा, -1 डालने पर वाई हमारा कितना आएगा, देखो माइनस ऑफ एक्स यानी कि वाई हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ -1, तो वाई हमारा कितना आ गया 1। एक्स की वैल्यू जब मैं -2 डालूं तब हमारा इस केस में वाई कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ -2, तब हमारा आंसर कितना आ रहा है 2। एक्स की वैल्यू मैं इस पर ले रहा हूं -0.9 या फिर -0.1, ये भी ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि जीरो से छोटा है, जस्ट जीरो से छोटा ही है ना -0.1, तो इस केस में हमारा y कितना आ जाएगा, -0.01, -0.01, सॉरी 0.1 है, तो y हमारा कितना आ गया 0.1, इतना हमारा आ गया। इसको हम प्लॉट कर लेते हैं फटाफट यहाँ पर, तो ये ऐसा कुछ हमारा ग्राफ बनेगा, ये हमारा x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, इसमें हमारा 1 2 3 4, ये इधर हमारा -1 -2 -3 -4, ये हमारा -1 -2 -3 -4 1 2 3, ये हमारा बन गया ग्राफ। अब हमें इसे प्लॉट करना है, y की वैल्यू -1 डालने पर y हमारा कितना आ रहा है 1, मैंने -1 डाला, x की वैल्यू -1 डालने पर y हमारा कितना आ रहा है 1, -1 डालने पर x हमारा कितना y आ रहा है 1, x की वैल्यू -2 डालने पर y हमारा कितना आ रहा है 2, तो मैंने -2 डाला तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 2। x की वैल्यू -0.1 डालने पर हमारा आंसर 0.1 आ रहा है, यानी कि -0.1 कहीं यहाँ होगा, इस बात को छोड़ो, पहले यहाँ पर ऊपर देखो, अगर मैं ऐसे करते करते सारी वैल्यूज डालूंगा तो हमारा ऊपर ऐसे बनता चला जाएगा, सीधे ऐसे बनता चला जाएगा। अब देखो -0.1 डालने पर y हमारा कितना आ रहा है 0.1, यानी कि यहाँ पर कहीं बनेगा, तो हम इसको क्या करते हैं, हम पूरा जीरो में बैठ देते हैं, पूरा हम जीरो में चिपका देते हैं। बट अब देखो x की वैल्यू 0 डालने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है x प्लस 2, जब मैं x की वैल्यू 0 डाल दूँ, एक बार x की वैल्यू अगर मैं 0 डालने का कंडीशन देख रहा हूँ, तो उस केस में हमारा कौन सा कंडीशन है, x प्लस 2 वाला कंडीशन। कहने का मतलब क्या है मेरा, समझो, कोई जगह नहीं मिल रही यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 वाला कंडीशन लूँ, तो उस केस में y हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 2, देख लो यहाँ पर 0 वाला कंडीशन हमारा क्या है, y इक्वल्स टू x प्लस 2, तो इस केस में अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो y हमारा कितना आ रहा है 2, y हमारा कितना आ रहा है 2, 0 डालने पर y हमारा कितना आ रहा है 2, तो यानी कि 0 हमारा क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि x की वैल्यू हम 0 डाल ही नहीं सकते, x की वैल्यू हम 0 डाल ही नहीं सकते, और y हमारा 0 आ ही नहीं सकता। क्या y हमारा कभी 0 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ऐसा ही पॉइंट है, जब हम अगर x हमें 0 चाहिए, सॉरी y अगर हमें 0 चाहिए, तो x भी हमें 0 होना पड़ेगा, x भी हमें क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। बट x जब 0 हो रहा है, x जब 0 हो रहा है, तब y हमारा क्या आ रहा है x प्लस 2, y हमारा उस टाइम पे क्या आ रहा है x प्लस 2, तो x अगर हमारा 0 होगा तो y कितना आ रहा है 2, यानी कि x अगर 0 होगा तो y हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर ये 0 हो रहा है। ठीक है, आप में से कितने को बोलेंगे कि ये x की जगह -2 डाल दो, तो डाल दो -2, -2 प्लस 2 डालने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। बट क्या हम x की -2 वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पर x की क्या हम -2 वैल्यू डाल सकते हैं, -2 हमारा x से छोटा है, बट ये x हमारा जब बड़ा हो 0 से, तब वो वाली कंडीशन है, इसलिए हम यहाँ पर -2 भी नहीं डाल सकते, इसलिए हमारा आंसर 0 तो आ ही नहीं सकता। इस वाले ऊपर में देखो, यहाँ पर हम 0 डाल दें, x की वैल्यू अगर 0 डालता है हमारा 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर तो सिर्फ x जब हमारा 0 से छोटा हो, ये हमारा x से कोई 0 कंडीशन नहीं है, इसलिए हमारा क्या है 0 तो हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये पॉइंट हमारा क्या है, इंक्लूड है, सॉरी एक्सक्लूड है, पॉइंट हमारा क्या है इंक्लूड नहीं है,
और इसका मतलब क्या है, डार्क सर्कल का मतलब क्या है, पॉइंट हमारा इंक्लूड है, ये ध्यान रखना। डार्क सर्कल का मतलब क्या होता है, पॉइंट हमारा इंक्लूड है, और ओपन सर्कल का मतलब होता है पॉइंट हमारा वो इंक्लूड नहीं है। तो इस केस में देखो हमारा 0.1 तो इंक्लूड होगा, x माइनस 0.1 डालते ही y हमारा 0.1 आ रहा है, तो यानी कि 0.1 तो जस्ट हमारा y का इंक्लूड हो रहा है, 0.1 तो होगा, बस्ट y हमारा 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि y हमारा 0 कभी आ ही नहीं पाएगा, इसलिए हमारा क्या है, y हमारा इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर ओपन सर्कल बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं y जब x हमारा क्या हो, 0 या फिर 0 से बड़ा हो, 0 या फिर 0 से बड़ा हो, यानी कि x हमारा क्या हो, 0 या फिर 0 से बड़ा हो। तो इस केस में जब मैंने x क्या आएगा हमारा y x+2, जब मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी तो y हमारा कितना आएगा 2, साफ साफ दिख रहा है। x की वैल्यू 1 डालने पर y हमारा कितना आ रहा है 3, x की वैल्यू 2 डालने पर y हमारा कितना आ रहा है 2 डालने पर y हमारा 4, ऐसा कुछ आ रहा है। x की वैल्यू मैं 0 डाल रहा हूँ, x की वैल्यू 0 यानी कि ये वाली नंबर लाइन, तो y हमारा 1 आ रहा है, 2 डालने पर हमारा 1 डालने पर हमारा आंसर 3 आ रहा है, यानी कि 1 देखो कहाँ पर है, 1 डालने पर हमारा आंसर यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 1 डालने पर हमारा आंसर 3 आ रहा है, और 2 डालने पर हमारा आंसर 4 आ रहा है, तो 2 देखो यहाँ पर, तो हमारा आंसर 4 आने के यहाँ कहीं, यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है। ठीक है, इस तरफ जाएगा ग्राफ वो, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा हमारा ग्राफ बन गया। अब मैं इसमें डोमेन और रेंज पूछता हूँ, इसका नोट कर लो इतना। अगर मैं इसका डोमेन और रेंज पूछूं तो हमारा डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होता है, जो पॉसिबल इनपुट दे सके। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो जिसको डालते ही हमारा ये फंक्शन फेल हो रहा हो। देखो 0 से छोटी वैल्यूज हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं, 0 के इक्वल हम सारी वैल्यूज हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं, और 0 से बड़ी वैल्यू जितने भी है वो भी हम यहीं पर डाल दे रहे हैं। तो कोई ऐसी वैल्यू तो है नहीं जहाँ पर फेल हो रहा है, जिससे हमारा ये आर हो जाएगा, रियल नंबर्स। रेंज की बात करते हैं, रेंज देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। रेंज देखो, इसमें रेंज मुझे बताओ कहाँ से कहाँ तक होगा। देखो 1 से लेकर ऊपर वाली जितनी वैल्यू, सारी वैल्यूज इंक्लूड है। देखो 1 2 3 4 5 6 करते 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 सारी वैल्यूज इंक्लूड हो रहे हैं, तो हमारा आंसर तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ऐसे करते करते सारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और इधर भी हमारा यही बता रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, इस ग्राफ को मैं यहाँ से ब्रेक कर दूँ, इस ग्राफ को मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो ये ग्राफ भी हमें वही बता रहा है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, करते करते हमारा आंसर सारा आ रहा है। क्यों, क्योंकि इंक्लूड है, इसके अंदर आ रहा है ये। देखो 1 डालने पर हमारा आंसर 1 आ गया, 2 डालने पर हमारा आंसर 3 आ गया, 3 डालने पर हमारा आंसर 4 आ गया, और इस तरफ देखो जब हम -1 डाल रहे हो तब हमारा आंसर -1, -2 डाल रहे हो तब हमारा आंसर 2, -3 डाल रहे हो तब हमारा आंसर 3। तो सारे आंसर तो ये इंक्लूड हो रहे हैं, सारे आंसर आ रहे हैं। बट हमें अब यहाँ चेक करना है, तो यानी कि हमारा एक तो आंसर बन जाएगा 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो एक तो हमारा आंसर हो गया। अब मुझे ये चेक करना है कि 0 से लेके 1 तक के बीच में भी कोई आंसर हमारा आ रहा है, क्या हमारा रेंज आ रहा है, चेक करो, चेक करो। इस वाले कंडीशन में हमने देखा था कि x की वैल्यू अगर मैंने -0.1 डाल दी तो y हमारा कितना आ रहा है 0.1, तो ये भी देख लो 0.1 भी आ रहा है हमारा y का, यानी कि 0.1 भी हमारा रेंज में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आ रहा है 0.1। x की वैल्यू अगर मैंने -0.0001 डाल दी तब y हमारा क्या आ जाएगा 0.001, 0.001 है। x की वैल्यू अगर मैंने -0.001 डाल दी तो y हमारा 0.001 आएगा, यानी कि y की वैल्यू हमारी 0 को छोड़ के सब आ रहा है, 0 को छोड़ के सब आ रहा है, यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक हम इसे लिखेंगे। बट 0 हमारा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। 0 हमारा क्या है, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि 0 हमारा क्या आंसर में इंक्लूड ही नहीं हो रहा, ना ही वो हमारा आंसर में इंक्लूड हो ही नहीं रहा। हमारा आंसर में क्या हो रहा है, वो इंक्लूड नहीं हो रहा। 0 हमारा आंसर में क्या है, इंक्लूड ही नहीं हो रहा, ना ही इस वाले की वजह से, ना ही इस वाले की वजह से। 0 हमारा आंसर से बाहर ही है, इसलिए हमारा रेंज क्या हो जाएगा 0 से लेकर इनफाइनाइट, जिसमें 0 हमारा क्या हो, एक्सक्लूड हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्या, सिग्नम फंक्शन। आप लोगों में से पहली बार किसी ने सुना होगा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन हमारा क्या होता है, ये देख लो। सिग्नम फंक्शन, सिंगम फंक्शन नहीं है, कोई सिंगम मत बोलना इसे। क्या है हमारा ये सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन हमारा क्या होता है, दिखाता हूं। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, -1 है, x हमारा <0, हमारा क्या है 0 है जब x हमारा 0, 1 है हमारा जब x हमारा क्या है 1 से बड़ा है, जब x हमारा क्या है, सॉरी 0 से बड़ा है, 0 था ना क्रिटिकल पॉइंट, 0 से बड़ा है तब x हमारा क्या है 1 है। ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। क्यों ऐसा सिग्नम फंक्शन बोल रहे हैं, तो चेक करो। एक ऐसी पॉइंट है, एक है ना क्रिटिकल पॉइंट ले लिया, क्रिटिकल पॉइंट हमने लिया। इस क्रिटिकल पॉइंट से हम जितने के पीछे, इस क्रिटिकल पॉइंट से जितने भी इससे पहले की वैल्यूज हैं, चेक करो, -1 -2 -3, उन सब के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है,
ठीक है, कोई वैल्यू क्या चेंज हो रही है, -1 डालने पर भी -1 डाला तो हमारा आंसर -1, -2 डाला तो हमारा आंसर -1, -3 डाला तो हमारा आंसर -1, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जहां पर हमारा क्या है -1 कांस्टेंट है। उसके बाद x की वैल्यू 0 डालने पर हमारा 0 है, तो चलो कोई बात नहीं। फिर देखो 0 से जब बड़ी वैल्यू डालोगे यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते, तो उसके लिए हमारा कांस्टेंट नंबर है, वो कौन सा है हमारा 1। कांस्टेंट नंबर हमारा क्या है 1 है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि किसी भी एक इंटरवल में, किसी भी जैसे आप इंटरवल में आपने ब्रेक करा, इंटरवल में आपने ब्रेक करा, उस इंटरवल में क्या हो, जो हमारा जो आंसर आ रहा हो, हमारा जो आंसर आ रहा हो, आंसर हमारा क्या हो कांस्टेंट हो उस इंटरवल में। मैं पूरे फंक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं उस इंटरवल की बात कर रहा हूं। तो देखो आपने 0 को क्रिटिकल पॉइंट लेके आपने इंटरवल को ब्रेक किया, तो 0 से पहले वाला जितना भी इंटरवल है यानी कि -∞ से लेके 0 तक, -∞ से लेके 0 तक, 0 हमारा क्या होगा ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि 0 हमारा इसमें इंक्लूड नहीं है, तो उसके लिए हमारा आंसर कितना आ रहा है -1। और उसके बाद 0 तक, यानी कि 0 भी हमारा क्या है एक छोटा सा इंटरवल है, 0 को एक इंटरवल ही है हमारा, सिर्फ 0 है यहाँ पर, इंटरवल ही मान के चलो, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यूज की बात करूं, क्योंकि इसमें भी 0 हमारा कंसीडर नहीं हो रहा, इसलिए हम ओपन ब्रैकेट, तो 0 से इनफाइनाइट के लिए हमारा आंसर क्या आ रहा है 1, इतना आ रहा है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कुछ इंटरवल के लिए हमारा वैल्यू कांस्टेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन को मत जोड़ देना, क्या बोलते हैं इसे, मॉडुलस वाले फंक्शन को मत जोड़ना। मॉडुलस में हमारा क्या होता है, जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ये हमारा -x आता है इफ x इज लेस देन 0, और ये हमारा प्लस का x आता है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्यों नहीं इसको ब्रेक कर देना, देखो x की वैल्यू जब 0 से आप छोटी ले रहे हो तो हमारा आंसर कांस्टेंट आ रहा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। जब आपने x की वैल्यू 0 से छोटी ली, यानी कि एक छोटे से इंटरवल में, मतलब छोटा सा नहीं है इंटरवल तो बड़ा सही, एक इंटरवल में आपका आंसर कांस्टेंट आ रहा है, क्या इस इंटरवल में आपका आंसर कांस्टेंट आएगा। देखो ये हमारा x तो वेरिएबल है, x की वैल्यू आपने -1 ले ली तो हमारा आंसर -1, x की वैल्यू -2 ले ली तो यानी कि -2, x की वैल्यू -3 ले ली यानी कि -3, यानी कि हमारा क्या है इसमें हमारी वेरिएबल्स की वजह से हमारा वो चेंज होते जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर चेंज होते जा रहा है। हमारा आंसर क्या हो रहा है चेंज होते जा रहा है, यहाँ पर हमारा माइनस का -1 ही रहेगा। उसी तरह हमारा अगर बड़े वाला डालोगे तो x की वैल्यू 0 से बड़ी डाली, x की वैल्यू 0 से बड़ी डाली तो 1 डालने पर हमारा 1, 2 डालने पर हमारा 2, 3 डालने पर हमारा 3, 4 डालने पर 4, 5, 6, 7, 8 करते करते यानी कि वैल्यूज एक तरह से बढ़ते जा रही है, यानी कि वैल्यूज कांस्टेंट नहीं है। बस इस वाले में देखो x की वैल्यू जब आप 0 से बड़ी डाल रहे हो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ 1, 1, 1, 1, 1, 1, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे सिग्नम फंक्शन। ये हमारा क्या हो गया सिग्नम फंक्शन। तो इसलिए इस तरह से हमारा कांस्टेंट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन हमारा अलग होता है। सिग्नम फंक्शन में हमारी वैल्यूज कुछ एक इंटरवल के लिए हमारी वैल्यूज कांस्टेंट रहती है, और मॉडुलस फंक्शन में हमारी वैल्यूज वेरिएबल रहती है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन सिग्नम फंक्शन को जोड़ना मत, बस यही आखिरी में कहूँगा। क्या इसका भी ग्राफ बनाना है, मैंने क्या इसका भी ग्राफ बनाने का बना लेते, दिक्कत वाली क्या बात है, ग्राफ बनाते हैं इसका, फटाफट बनाओ उसका ग्राफ। मैंने ये ले लिया ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कैसे ग्राफ बनेगा देखो, मैं पहले ले रहा हूँ x हमारा क्या है लेस देन 0, इस वाले के लिए मैं पहले ग्राफ बना रहा हूँ। क्या बनेगा, जब मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी तो y हमारा कितना आएगा बताओ, x की वैल्यू मैंने 0 डाली, सॉरी 0 नहीं, 0 डाल नहीं सकते उसमें, 0 से छोटी है ना, तो x की वैल्यू मैंने -1 डाली, मैंने -1 डाली तो y हमारा क्या आएगा, y तो हमारा कांस्टेंट है -1 ही आएगा। जब मैंने x की वैल्यू -2 डाली तब y हमारा क्या आएगा, y तब भी हमारा -1 ही आएगा। x की वैल्यू मैंने -3 डाली तब भी हमारा y क्या आ रहा है -1 ही आ रहा है, यानी कि -1 हमारा कांस्टेंट रह जाएगा। तो देखो मैपिंग करते हैं, यहाँ पर वैल्यू डालते हैं -1, -2, -3, -4, -5, इधर हमारा 1, 2, 3, 4, इधर हमारा 1, 2, 3, 4, इधर हमारा -1, -2, -3, -4, -5। अब बताओ x की वैल्यू मैंने -1 ली, -1 यहाँ पर लिया, y हमारा कितना आ गया -1 हमारा कहाँ पर है यहाँ पर। x की वैल्यू मैंने -2 ली, -2 लिया, y हमारा कितना आ गया -1 यानी कि यहाँ पर ही। x की वैल्यू मैंने -3 ली तो y हमारा क्या आ गया यहाँ पर ही। x की वैल्यू मैंने -4 ली तो y हमारा -1 यानी कि यहाँ पर ही, यही हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ये तो मैंने इंटीजर्स उठाए हैं, x और -1 और -2 के बीच में, इसके बीच में तो लाखों पॉइंट होंगे, -1.01, -1.001, तो यानी कि वो डालने पर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जैसे कि x की वैल्यू मैंने -1.01 डाली तो y तब भी हमारा क्या आ जाएगा -1, क्यों, क्योंकि बता रखा है x की कोई वैल्यू उठा लो 0 से छोटी होनी चाहिए, उस केस में हमारा आंसर -1 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी हमारे सारे वैल्यूज कवर हो जाएंगे, यानी कि मान लो मैंने 1.01 यहाँ पे आया
तब भी हमारा आंसर -1, 1.02 यहाँ पर आया तब भी हमारा आंसर -1, ऐसे करते करते सार में -1, तो यानी कि ये भी हमारा कवर हो रहा है। तो ऐसे करते करते हमारी सारी वैल्यूज यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो ये कौन सा है हमारा -1 के लिए, ठीक है, इतना आ गया। x की वैल्यू 0 है तब हमारा y क्या है 0 है, तो यहाँ पर ये हमारा 0 पर 0 आ रहा है, ये चलो इतना हो गया। x की वैल्यू जब मैं 0 से वैल्यू ऊपर डाल रहा हूँ, 0 से बड़ी डाल रहा हूँ, इसको नोट करें, नोट कर लो, मिटा रहा हूँ इसको, नोट कर लो, ठीक है। देखो अब x की वैल्यू जब मैं 0 से बड़ी डाल रहा हूँ तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 1। किसके लिए देख रहा हूँ मैं, x ग्रेटर देन 0। मान लो मैंने x की वैल्यू क्या डाल दी 1 डाल दी, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा y1, क्योंकि दे रखा है कांस्टेंट फंक्शन है। x की वैल्यू मैंने 2 डाल दी तब हमारा y क्या आ रहा है, तभी हमारा आंसर 1 आएगा, कांस्टेंट है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है। एक चीज़, क्या हम इसको कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं? क्या इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये हमारे किसी इंटरवल में कांस्टेंट है। ये पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ एक ही लाइन हमारी नहीं बन रही है। यहाँ पर क्या हमारी एक ही लाइन में नहीं बन रही है। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, हमारा सिर्फ एक ही लाइन बनती है, सिंगुलर कांस्टेंट वाली। बट इसमें हमारी देखो एक लाइन तो बन गई और अभी एक और लाइन बननी बाकी है। चेक करो, x की वैल्यू 3 डालने पर तभी हमारा y 1 आएगा, कांस्टेंट है। तो देखो, तो ये हमारे मैंने x की वैल्यू 1 डाली, y हमारा कितना आ गया, x की वैल्यू 1 डाली तब y हमारा 1 आ गया। x की वैल्यू मैंने 2 डाली तभी हमारा y 1 आ गया। x की वैल्यू 3 डालने पर y हमारा 1, 4 डालने पर भी 1। तो ऐसे करते करते 1 1 आता जा रहा है। जब मैं x की वैल्यू 1.01 डाल रहा हूँ, 1.01, तब y हमारा कितना आ रहा है, तब y हमारा कितना आ रहा है, तब भी हमारा y 1 आएगा। x इक्वल्स टू में, ठीक है, y हमारा तब भी आ रहा है। x इक्वल्स टू में 1.03 डाला हूँ तब भी हमारा y 1 आएगा, तब भी हमारा y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये बीच के भी सारी वैल्यूज कवर हो रहे हैं, बीच के भी सारे वैल्यूज क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा जाएगा, ये हमारा पूरा जाएगा, ठीक है, ये हमारा पूरा जाएगा। अच्छा, अब इस ग्राफ तो हमने बना दिया, ये हमने ग्राफ बना दिया, बट इस ग्राफ में क्या है, एक गलती है। अब वो गलती क्या है, आप लोग एक बार सोच के रोक के बताओ, पॉज करके रोक के बताओ, इस ग्राफ में क्या गलती है, क्या गलती है, क्या उस गलती को हम कैसे ठीक करें जिससे हमारा आंसर ठीक आ जाए। बताते हैं, हम बताएंगे, हम बता रहे हैं। देखो, हमने इस वाले पॉइंट को भी कंसीडर करा। ये पॉइंट हमारा क्या है, y के रिस्पेक्ट में पूछूं आपसे, ये हमारा y, ये हमारा -y, ये हमारा x, ये हमारा -x, ऐसा कुछ है। अब मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पर हमारी y की वैल्यू क्या है, 1। इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, y की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, 1, y की वैल्यू हमारे पर 1 है। अच्छा, y की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू मुझे देख के बताओ यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू देख के बताओ यार, यहाँ पर क्या है, x हमारे यहाँ पर 0 है, क्योंकि पूरा ये y हमारी y एक्सिस है, तो यहाँ पर पूरा हमारा y 0 होगा, सॉरी x हमारा पूरा 0 होगा इस y एक्सिस पे। तो यहाँ पर हमारा x क्या है, हमारा यहाँ पर 0 है यहाँ पर। बट यहाँ पर देखो, x की वैल्यू 0 डालने पर हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पर जरा चेक करो इस फंक्शन में, x की वैल्यू 0 डालने पर हमारा आंसर तो 0 आना चाहिए, बट ये क्या कर दिया हमने, x की वैल्यू 0 डालने पर हमारा आंसर 1 आ रहा है, x की वैल्यू 0 डालने पर हमारा आंसर 1 आ रहा है। ये कैसे आ गया हमारा, ये कैसे आ गया, इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट हमें नहीं लेना था, बट ये पॉइंट हमने क्या कर दिया, गलती से ले लिया। तो इसके लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, इसके लिए हम अपनाते हैं ओपन सर्कल। ओपन सर्कल मैंने पहले ही बताया होगा, ओपन सर्कल का मतलब क्या है, पॉइंट इंक्लूड नहीं है, पॉइंट हमारा क्या है, एक्सक्लूड है, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, पॉइंट हमारा क्या है, इंक्लूड नहीं है, इसको मैं क्रॉस से लिख दे रहा हूँ। और डार्क सर्कल का मतलब क्या है, पॉइंट हमारा क्या है, इंक्लूड है, पॉइंट हमारा इंक्लूड है, पॉइंट हमारा इंक्लूड है डार्क सर्कल से, और ओपन सर्कल से पॉइंट हमारा क्या है, एक्सक्लूड है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट बना दिया, वैसे छोटा सा बनना चाहिए, मैं आपको दिखने के लिए मैंने बड़ा बनाया, ये मैंने बड़ा सा बना दिया। इसका मतलब क्या है, 0 हमारा एक्सक्लूड है, मतलब कि 0 हमारा, सॉरी ये जो पॉइंट हमारा जो है, ये पॉइंट हमारा इस सेट में हमारा कंसीडर नहीं होगा। अब मुझे बताओ, x की वैल्यू अगर मैंने 0.1 ले ली, तब इस केस में हमारा y क्या आना चाहिए, x की वैल्यू मैंने 0.10 ले गई, 0 से बड़ी है, तब हमारा y आना चाहिए 1। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू जब 0 हो तब ये वाला पॉइंट तो हम नहीं ले सकते, बट x की वैल्यू जस्ट इससे अगर हल्की सी आगे बढ़ी, यानी कि 0.001 अभी अगर हमने आगे बढ़ गई, हल्की सी भी आगे बढ़ी, इसका मतलब क्या है, उसी टाइम y की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, उसी टाइम y की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। इसलिए हम सिर्फ छोटा सा बनाते हैं ताकि ये हमारा बस ये वाला पॉइंट कवर हो, ये वाला पॉइंट कवर हो। इसका मतलब क्या है, बस एक x इक्वल्स टू 0 ही ऐसा पॉइंट है, x इक्वल्स टू में 0 ही ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जो हमारा कवर हो गया गलती से, इसको हमें हटाना है। बाकी बात x इक्वल्स टू 0.0001 डालते ही हमारा y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए हमारा वो वाला पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए। तो इसलिए हम चाहे तो इसको हम ऐसे बना सकते थे,
ऐसे हम बना सकते थे क्या कि हमने जीरो यहाँ से हटा दिया, जीरो यहाँ से हटा दिया, बट आप क्या ये श्योर हो कि हमारा सिर्फ जीरो हटा है, सिर्फ हमारा x इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट ही हटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा x इक्वल टू 0.0001 भी आ सकता था। मैं ये बता रहा हूँ कि आप जीरो हटा ये जो आपने जो सर्कल लगाया, आप ये भी तो कह सकते हो सर्कल हटा के बस आप थोड़ा सा छोड़ दो और बस यहाँ से लाइन बना दो, तो ये भी तो हमारा सही है, बट यहाँ पे हमारा गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जस्ट जीरो के बाद हमारा 0.01 आता, 0.02 आता, 0.001 के भी अलावा उससे भी पहले बहुत सारे पॉइंट आते। इसका मतलब क्या है, 0 और 0.1 के बीच में हमारे बहुत सारे पॉइंट आते, बहुत सारे पॉइंट आते। वो सारे पॉइंट हमने क्या कर दिए, छोड़ दिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ तक ले जाते हैं और हम सर्कल बना देते हैं कि इसका मतलब क्या है, हमारा जीरो वाला पॉइंट एक्सक्लूड है, यानी कि पहला पॉइंट हमारा क्या है, एक्सक्लूड है, पहला वाला पॉइंट इसमें हमारा इंक्लूड नहीं है। उसी तरह से -1 में चेक करो, ये क्या इस वाले पर हमारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी, एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई हमारा क्या आना चाहिए था, देखो वाई हमारा जीरो आना चाहिए था, बट हमारा एक्स इक्वल टू हमने जीरो डाला तो वाई हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ये ओपन पॉइंट लगा देंगे। हमने क्या लगा दिया, ओपन पॉइंट लगा दिया। ठीक है, डाउट क्लियर होगा अब तक तो? नोट कर लो इतना, मैं ये मिटा रहा हूँ, नोट कर लो, मिटा रहा हूँ। अच्छा, इसमें तो डोमेन और रेंज भी बताना था, डोमेन और रेंज भी इसका बता दे, इसका बता देते हैं, दिक्कत वाली क्या बात है। देख लो डोमेन फटाफट, डोमेन बताओ, डोमेन क्या है हमारा, जो हम इनपुट दे सकें। क्या कोई ऐसी वैल्यू जिसको डालने पर हमारा ये फंक्शन फेल हो रहा हो, कोई भी ऐसी वैल्यू। नेगेटिव के लिए हमारा ये वाला फंक्शन है -1 वाला, जीरो पर हमारा ये, और पॉजिटिव के लिए हमारा ये, तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, डोमेन हमारा R। अब रेंज पे आओ, असली मजा तो रेंज में है। अब मुझे इसका रेंज बताओ, रेंज हमारा क्या होगा इसका, रेंज हमारा क्या होगा इसका, अब रेंज बताओ मुझे, रेंज हमारा क्या है, जो हमारा आंसर आ सकता है। तो क्या हमारा इसमें मैं रियल नंबर R लिख दूं, गलत है। क्यों गलत है, रेंज हमारा देखो आंसर क्या क्या आ रहा है, 0.01 डालने पर हमारा आंसर 1, 0.02 डालने पर हमारा आंसर 1, 0 डालने पर हमारा आंसर 0, -0.1 डालने पर हमारा आंसर -1, -0.2 डालने पर हमारा आंसर -1। इसका मतलब क्या है, x की छोटी वैल्यू, x की 0 से कम वैल्यू डालने पर हमारा आंसर -1, x की वैल्यू 0 डालने पर हमारा आंसर 0, x की वैल्यू 0 से अगर 1 ऊपर डाले, मतलब 0 से ज़्यादा डाले तो हमारा आंसर 1। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर तो इन्हीं तीनों के बीच में खेल रहा है, हमारा आंसर इन्हीं तीनों के बीच में हमारा खेल रहा है, यानी कि -1, 0 और 1। हमारा आंसर तो यही आ रहा है, -1, 0, 1। इसके अलावा कोई आंसर आ सकता है, कोई आंसर इसके अलावा आ ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारा रेंज क्या हो जाएगा, -1, 0, 1। और ये हमारा क्या है, सिग्नम फंक्शन, हमारा ये सिग्नम फंक्शन है, नोट कर लो, सिग्नम फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हमारा ये हो गया। अब देखते हैं आखिरी वाला फंक्शन, एक नोट कर लो, अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमें डोमेन और रेंज निकालना है। क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमें डोमेन रेंज निकालना है। उससे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर हम इसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। कैसे हम ग्राफ बनाएंगे इसका, कैसे ग्राफ बनाते हैं पहले भी देखा होगा आपने। तो पहले मैंने ये ऐसे ले लिया, अब इसमें मैं थोड़ा सा और बढ़िया मैं मेथड लेके आया हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। किसी को अगर उसमें समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देख सकता है, -x, अगर आ भी गया तब भी दे सकता है, मैं रोक थोड़ी सकता हूँ और ना ही रोकूंगा। ये हमारा y, x -x, इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहले इसको ब्रेक करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ब्रेक कैसे करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये साइन होता है, इसको ब्रेक करते हैं, हमारा आ जाएगा इंटीजर इफ x हमारा क्या है, इंटीजर को बिलोंग करे, x अगर हमारा इंटीजर है तभी हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर उसके बाद ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन, क्या लिख दिया मैंने, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, विच इज ग्रेटर देन x, जब x का हमारा क्या हो, नॉन इंटीजर हो। ये हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जनरल डेफिनेशन होता है, जो मैंने पहले तक बताते आ रहा हूँ। क्या है, x अगर हमारा इंटीजर है तो हमारा x इंटीजर ही आएगा। अगर किसी ने नहीं वो वीडियो देखा तो मैं बता दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए क्या करते हैं, मान लो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.3 निकालना है, तो इसमें हमारा सबसे बड़ा पॉसिबल इंटीजर हमारा कौन सा है, तो 0। उसी तरह से 1.3 की अगर मैं बात करूं, 1.3 में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1। अगर मैं -1.3 की बात करूं तो इसमें हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -2।
ठीक है, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो हम क्या करते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, एक्स अगर हमारा इंटीजर है, यहाँ पर देख लो, अगर एक्स हमारा इंटीजर है, एक्स हमारा ये क्या है हमारा एक्स अगर हमारा इंटीजर है 1 है तो इसका हमारा आंसर 1 आ जाता था, यानी कि एज इट इज हमारा एक्स ही आ जाता था। अगर एक्स हमारा नॉन इंटीजर है, यानी कि ये नॉन इंटीजर है, तो उस केस में हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल होता था, यानी कि जो हमारा एक्स है पहले उसको देखो 0.3 उठाओ, 0.3 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, 0.3 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, बट मैक्सिमम जो हमारा इंटीजर है, कहने का मतलब क्या है, जो 0.3 है 0.3 से जो सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए, पहले तो सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए, और वो जो इंटीजर होना चाहिए वो हमारा 0.3 से छोटा होना चाहिए। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या, पहला तो सबसे बड़ा, सबसे पहली बात वो हमारा क्या होना चाहिए, जो पॉइंट जो होना चाहिए 0.3 से छोटा होना चाहिए, मतलब जो भी हम वैल्यू ले उससे हमारा छोटा होना चाहिए। दूसरी बात वो जो हमारा 0.3 से छोटा होना चाहिए, और दूसरी बात हमारा वो 0.3 से छोटा होते होते सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए जाके वो 0.3 से छोटा हो। यानी कि हमें क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या लिखते हैं, सबसे बड़ा इंटीजर जो कि हमारा इस वैल्यू से क्या हो, छोटा हो, सबसे बड़ा इंटीजर जो हमारा इस वैल्यू से क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है नोटेशन। वैसे ये मैंने इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा सा मेथड बता रखा था, इतनी इसकी जरूरत नहीं है डेफिनेशन की, नोट करना है नोट कर सकते हो, बट मैंने अच्छे से समझा पहले बता रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको भी आप देख चलो। ये बस मैं आपको ग्राफ यहाँ पे मैं अच्छे ढंग से और बताना सिखाऊंगा, क्योंकि उस दिन मैंने हड़बड़ी में मैंने ग्राफ मैंने वैसा ही बना दिया था जल्दी जल्दी, मुझे लगता है जो आपको शायद ही समझ में आया होगा। क्या लगता है मुझे कि शायद आपको ग्राफ में समझ में आया हो, तो उसके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। देखो कैसे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मान लेते हैं मैं एक्स की वैल्यू क्या करूँ, पहले एक्स हमारा -1 से 0 से बिलोंग कर रहा है, -1 to 0 बिलोंग कर रहा है, -1 to 0 बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में हमारा x अगर हमारा -1 से 0 पे बिलोंग करेगा तो इस केस में हमारा y कितना आ रहा है, बताओ मुझे y, -1 to 0, इसका मतलब क्या है, मान लो 0 हमारा इंक्लूड नहीं है, -1 से लेके 0 तक, -1 से 0 तक लेके, तो इसका मतलब क्या है, इसमें अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो यहाँ पर मान लो -1 से 0, जस्ट मैं 0 से एक छोटा पॉइंट ले रहा हूँ, 0 से छोटा पॉइंट लिया, यहाँ तक हमारा पॉइंट है, यहीं तक तो हमारा पॉइंट है ना ये, क्योंकि 0 हमारा इंक्लूड है ही नहीं, तो 0 से जस्ट एक छोटा पॉइंट उठा रहा हूँ, तो 0 से जस्ट मैंने एक छोटा पॉइंट उठाया, यानी कि -0.1 मैंने यहाँ पर उठाया, -0.1 उठाया, -0.1 का हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, आरजीएस वाला मेथड, आरजीएस वाला चलते ही सबसे पहला वाला हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, -1। उसी तरह अगर x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, -0.2 ले रहा हूं, तब भी हमारा क्या आएगा, -1। मैं -0.9 तक लूंगा, -0.9 लूंगा, तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1। अगर मैंने -1 ही उठा लिया तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, -1 ही हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया, जब मैंने x की वैल्यू -1 से 0 तक होगी, जिसमें 0 हमारा क्या हो, एक्सक्लूड हो, तो उस केस में हमारा आंसर कितना आ रहा है, y = -1। ठीक है, इफ x अगर, ये तो हमने -1 से 0 तक देख लिया, अगर x हमारा 0 से लेकर 1 तक बिलोंग करेगा, यानी कि कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर 0, ये हमारा 1 हमारा एक्सक्लूड है, ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर जस्ट 1 से अगर मैं पीछे वाला पॉइंट उठाने की 0.9 मैंने उठाया, 0.9 उठाने के मैंने मान लो यहाँ पर 0.9 है, मान लेते 0.9 मैंने उठाया, तो हम क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, आरजीएस में चलेंगे, आरजीएस में चलने के बाद सबसे पहला इंटीजर हमारा कौन सा है, 0, तो इसलिए हमारा y क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं उसी तरह 0.8 भी उठाऊँ तो हमारा आंसर 0, 0.7 भी तब भी हमारा आंसर 0, 0.1 भी उठाऊंगा तब भी हमारा आंसर 0, 0 भी उठाऊंगा तब भी हमारा आंसर 0, इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा हो गया। उसी तरह से मैं ये लिख सकता हूँ कि इफ x अगर मैं उठाता हूँ 1 से लेके 2 तक, तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। इफ x अगर मैं उठाता हूँ 2 से लेके 3 तक, तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 नहीं, तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। अगर मैं x की वैल्यू 3 से लेके ओपन इंटरवल 4 तक उठाऊं, तब हमारा आंसर क्या आ रहा है, y 3 आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है। ऐसे करते करते हमारा ये फंक्शन चलता जा रहा है, ऐसे कैसे करते करते हमारा फंक्शन ये चलता जा रहा है। ठीक है, पहला वाला हमारा आंसर आ रहा है, देखो तो। ठीक है, आरजीएस वाले मेथड से हम निकाल रहे हैं, आरजीएस वाले मेथड से आप भी निकाल सकते हो, मैंने जो पहले 2-3 पॉइंट पर समझाया उसी तरह हम सारे पॉइंट ऐसे निकालते जा रहे हैं। अब देखो हम ग्राफ में इसे प्लॉट कैसे करेंगे, ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे, x की वैल्यू पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, मैं बड़ा इस बार ग्राफ बनाऊंगा, 1 ये मेरा 2 ये मेरा 3, छोटा सा ही रख देंगे, -1 -2 -3, छोटा सा रखने का मतलब क्या है, डोमेन छोटा सा रखेंगे, मतलब वैल्यूज हम कर डालेंगे
और बड़ा वाला लिखेंगे -3, इधर हमारा -1 सॉरी प्लस का 1 प्लस का 2, ये हमारा प्लस का 3, ये हमारा है। अब देखो x जब हमारा -1 से लेके 0 तक, यानी कि -1 से लेके 0 तक, जिसमें हमारा 0 क्या है एक्सक्लूड है, यानी कि यहाँ तक -1 से 0 तक, इसमें हमारा x एक्सक्लूड है, यानी कि यहाँ पर ओपन पॉइंट लगाएंगे, 0 हमारा यहाँ पर नहीं आना चाहिए। उस केस में हमारा आंसर देखो क्या आ रहा है, उस केस में हमारा आंसर -1 आ रहा है, उस केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है -1 आ रहा है, यानी कि -1 भी डालें, -1 डालें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा -1 आ रहा है। सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, हम 0 उठाएंगे नहीं। मैंने दोबारा सुनो, x की वैल्यू मैंने क्या उठाई -1 उठाई, -1 उठाने पर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा y इक्वल्स टू में -1 ही आएगा। फिर मैंने x की वैल्यू -0.9 उठाई, इसको मैं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ। फिर x की वैल्यू मैंने -0.9 उठाई, तभी हमारा आंसर कितना आ जाएगा -1। x की वैल्यू मैंने -0.8 उठाई, तभी हमारा आंसर -1। ऐसे करते करते मैंने 0 से जस्ट छोटी वाली, यानी कि मान लेते हैं 0 से जस्ट छोटी वाली क्या है हमारी -0.1 उठाया, मैंने -0.1 उठाया, वहां तक हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1 ही आएगा। तो ये हमारा ऐसा ग्राफ बन जाता है, और यहाँ पर हमारा 0 इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पर हमारा 0 इंक्लूड नहीं होता, इसे हम ओपन सर्कल लगाते हैं। देखो -1 से 0 डालने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है -1, तो -1 से 0 डालने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है -1 आ रहा है। -1 से 0 तक मैंने वैल्यू डाली, जिसमें हमारा 0 एक्सक्लूड है, तो हमारा आंसर -1 आ रहा है। फिर 0 से लेकर 1 डालने पर y हमारा कितना आ रहा है 0, 0 से लेकर 1 डालने पर y हमारा कितना आएगा 0। तो देखो 0 से लेकर 1 डालने पर y हमारा क्या आ रहा है 0, 0 यहाँ पर यहीं हुई है, तो 0 से लेकर 1 यानी कि यहाँ तक, तो y हमारा 0 यानी कि ये हमारा ओपन सर्कल 0 से लेकर 1 तक की, ठीक है। अब 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2 तक y हमारा कितना आ रहा है, देखो 1 से 1 हमारा यहाँ पर ऊपर, ये हमारा 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक हमारा आंसर कितना आ रहा है 1 से लेकर 2 तक, तभी हमारा आंसर 1 आ रहा है, जिसमें हमारा 2 क्या है एक्सक्लूड है, 2 को हम नहीं ले रहे। फिर 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक, तो 2 हमारा कहाँ पर आएगा 2 से लेकर 3 का हमारा आंसर कितना आ रहा है 2, तो 2 से लेकर 3 तक हमारा ये वाला आंसर आएगा, यानी कि 2 से लेकर 3 तक हमारा आंसर ये वाला आएगा, जिसमें हमारा 3 क्या हो एक्सक्लूड हो। उसी तरह यहाँ पर हम पीछे भी जा सकते हैं, तो -2 से लेकर -1 तक, इसमें हमारा आंसर क्या आता है -2 आता है, जिसमें हमारा -1 एक्सक्लूड हो। यहाँ पर हमारा सेम -2 तक आता है, जिसमें हमारा -2 एक्सक्लूड हो। तो ये हमारा ऐसे ग्राफ बनता है, ये हमारा क्या है ग्राफ बनता है, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनता है, ठीक है। अब आई होप मैं मानते हुए चल रहा हूँ आपको क्लियर हो गया। क्या करा हमने पहले -1 से 0 तक हमारा आंसर कितना आ रहा है -1, जिसमें हमारा क्या है 0 हमारा एक्सक्लूड है, तो -1 से 0 तक मैं गया, मैंने 0 क्या कर दिया एक्सक्लूड कर दिया। फिर 0 से 1 तक हमारा आंसर कितना आ रहा है 0, तो 0 से 1 देखो, और y हमारा 0 कहाँ पर है, y हमारी 0 वाली लाइन ये है y हम इक्वल टू 0, और हमारा 0 से लेकर 1 तक, यानी कि 0 से लेकर 1 तक ये, जिसमें हमारा क्या हो 0 एक्सक्लूड हो। फिर x हमारा 1 से लेकर 2 तक, जिसमें हमारा आंसर y 1 आ रहा है। तो x क्या है हमारा 1 से लेकर 2, देखो 1 से लेकर 2 हमारा ये है, बट हमारा आंसर कितना आ रहा है 1, तो यानी कि ये वाली लाइन, तो 1 डालने पर हमारा आंसर 1, 1.1 डालने पर हमारा आंसर 1, 1.2 डालने पर हमारा आंसर 1, 1.3 डालने तक हमारा आंसर 1, यानी कि 1.999 डालने तक हमारा आंसर 1। तो इसी तरह हमने पूरा ग्राफ तैयार कर दिया। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं एक बार। देखो तो इसके लिए मुझे दोबारा यही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। क्या डेफिनेशन थी आपके पास लिखी हुई है, एक्स होगा कि इफ एक्स हमारा क्या है इंटीजर को, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा यानी कि का लेस देन एक्स इफ एक्स हमारा क्या हो नॉन इंटीजर हो, एक्स हमारा क्या हो नॉन इंटीजर हो। तो ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो इसका फिर हम डोमेन और रेंज लिखेंगे, नोट कर लो। अब मैं आपसे डोमेन की बात कर रहा हूं, इसमें हमारा डोमेन क्या होगा, देखो डोमेन हमारा क्या है, क्या कोई ऐसी वैल्यू डालने पर जहां पे एक्स हमारा क्या है फेल हो रहा हो, कोई भी ऐसी वैल्यू है यहां पर, कोई भी ऐसी वैल्यू, देखो एक्स हमारा क्या है इंटीजर भी है, एक्स हमारा नॉन इंटीजर भी डाल रहे हैं, एक्स हम इंटीजर भी डाल रहे हैं, एक्स हमारा नॉन इंटीजर भी डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, डोमेन हमारा क्या है रियल नंबर, क्योंकि सारी वैल्यू डाल रहे हैं। देखो कोई ऐसी वैल्यू जो पर ना डाल रहे हो, नेगेटिव में हम डाल रहे हैं -0.9 ऐसा कुछ डाल ही रहे हैं, 0.1 ऐसा कुछ डाल ही रहे हैं, 1 और 9 तो ऐसा कुछ डाल ही रहे हैं। इसका मतलब सारी वैल्यूज हम डाल सकते हैं। अब आते हैं रेंज के ऊपर कि हमारा रेंज क्या होगा। रेंज मुझे बताओ क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या है, कोई भी नॉन इंटीजर या फिर इंटीजर को इंटीजर बना देना। तो हमारा रेंज क्या आ जाएगा इंटीजर, z हमारा क्या होता है इंटीजर, इसलिए हमारा रेंज क्या आ गया इंटीजर। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन और रेंज। बढ़े आगे, नोट कर लो, बढ़ते आगे।
1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी है। एक छोटा सा आखिरी में क्वेश्चन करा देते हैं, फिर उसके बाद आप भी जाओ, टाटा बाय बाय। फिर उसके बाद तो कर देंगे आपको, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख के लाया था एक, भूल गया आखिरी तक क्वेश्चन क्या मैं लिख के लाया था। ये मेरा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन क्या लिख के लाया था, एक्स स्क्वायर यानी और माइनस एक्स कब हमारा आएगा, इफ एक्स हमारा क्या है ग्रेटर देन 0, इफ एक्स हमारा क्या है लेस देन 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब मुझे इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाना है, सेम क्वेश्चन। फिर हमें इसका डोमेन लिखना है, फिर हमें इसका क्या लिखना है, रेंज लिखना है। ग्राफ, डोमेन और रेंज लिखना है। ठीक है, करते हैं फिर, नोट कर लो। इसका पहले क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले एक्स की वैल्यू जब हम 0 से छोटी लें तो तब देखो एक्स की वैल्यू मैंने 0 छोड़ी, यानी कि -1 लेने पर वाई हमारा कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू मैंने -1 ली तो वाई हमारा कितना आ जाएगा, -1 ऑफ -1, सॉरी माइनस ऑफ -1, तो वाई हमारा 1 आ रहा है। एक्स की वैल्यू मैं -2 ले रहा हूँ तो हमारा वाई कितना आ रहा है, माइनस ऑफ -2, यानी कि वाई हमारा कितना आ गया 2। एक्स की वैल्यू -3 लेने पर वाई हमारा कितना आ रहा है, माइनस ऑफ -3, यानी कि वाई हमारा कितना आ गया 3। चेक करो, देखो जब मैं एक्स की छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, यानी कि ये वाला कंडीशन मैंने लिया, देखो ऐसा कुछ आ रहा है। तो मैं ग्राफ में प्लॉट कर देता हूँ फटाफट। ये हमारा ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ, ये हमारा -x, ये हमारा प्लस का x, ये हमारा y, ये हमारा माइनस ऑफ y। इस तरफ हमारा 1 2 3, ये हमारा 1 -1 -2 -3, इस तरफ हमारा -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। अब देखो x की वैल्यू -1 डालने पर y हमारा कितना आ रहा है 1, x की वैल्यू -2 डालने पर y हमारा कितना आ रहा है 2। ठीक है, x की वैल्यू -3 डालने पर y हमारा आंसर आ रहा है 3। x की वैल्यू में जब मैं -1 डाल रहा हूँ, यानी कि -1 यहाँ पर है, -1 डालने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है 1, -1 डाला मैंने तो आंसर हमारा 1 आ गया। -2 डालने पर x हमारा, x की वैल्यू -2 डालने पर y हमारा कितना आ रहा है 2, -2 मैंने डाला तो y हमारा 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। फिर x की वैल्यू -3 डाली तो y हमारा कितना आ गया 3, और 3 हमारा कहाँ पर है, -3 डालने पर 3। तो देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी मॉडलेस फंक्शन टाइप का ग्राफ है ये। x जब माइनस का हो तब हमारा ऐसा कुछ बनता है, ये हमारा ग्रेटेस्ट मॉडलेस फंक्शन का ग्राफ है, बार बार ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं कर रहा है, ये हमारा मॉडलेस फंक्शन का ग्राफ है। बट हमारा बस इसमें 0 हमारा इंक्लूड नहीं है, इस वजह से हमारा ग्राफ यहीं से बन रहा है। ठीक है, यहीं से बन रहा है। अब देख लेते हैं 0 वाला, अब देखते हैं 0 वाला, जब x हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। नोट कर लो, नोट करो, नोट कर लिया। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये क्या है, x हमारा 0 से जस्ट छोटा, 0 से जस्ट छोटा है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू में -0.9 भी तो ले सकता हूँ, -0.9 भी तो ले सकता हूँ। उसके इसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है, y हमारा क्या आ जाएगा, -0.9, यानी कि y हमारा क्या आ जाएगा 0.9, ये भी तो मैं ले सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं और पीछे थोड़ा जा सकता हूँ, मैं थोड़ा और पीछे जा सकता हूँ, यानी कि यहाँ तक जा सकता हूँ। अभी मैं इस हिसाब से मेरा 0 इंक्लूड नहीं है, इस हिसाब से मेरा 0 इंक्लूड नहीं है, तो मैं इसको भी इंक्लूड कर सकता हूँ। मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन पीछे वाला छूट गया शायद। हाँ, उस वाले में क्या था, इससे पीछे मैंने क्वेश्चन जो करवाया था, मैं उस वाले वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं आपको आगे मैं लिख दूंगा वो। ठीक है, तो हमारा इतना आ गया। अब मैं देखो x जब हमारा 0 से बड़ा हो या फिर 0 के इक्वल हो, उस वाले कंडीशन को देखो, जब x हमारा 0 या फिर 0 से बड़ा हो, तो उसके इसमें देखो जब x की वैल्यू में 1 ले रहा हूँ तो y हमारा कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 1। x की वैल्यू में 2 ले रहा हूँ तब हमारा y कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। x की वैल्यू में 3 ले रहा हूँ तो y हमारा कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 9। x की वैल्यू में 4 ले रहा हूँ तो y हमारा कितना आ रहा है 4 का स्क्वायर, यानी कि 9। अच्छा, ये तो x स्क्वायर का ग्राफ है, ये इस तरफ इस हाफ के लिए हमारा x स्क्वायर का ग्राफ बन रहा है, तो मैं x स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूँ ना डायरेक्ट, मैंने ये बना दिया x स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल्स टू x स्क्वायर का ग्राफ। और इस वाले में तो हमारा 0 इंक्लूड होता है, तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, अब पूरे फंक्शन में ओवरऑल 0 इंक्लूड हो गया, ओवरऑल पूरे फंक्शन में हमारा 0 क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, ओवरऑल फंक्शन में हमारा 0 इंक्लूड हो गया। नोट कर लो, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूं, अब यहाँ से हमें डोमेन और रेंज दिख ही रहा है। डोमेन हमारा क्या है, कोई भी रियल नंबर हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेंज की बात करें,
रेंज हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन में, रेंज देखो यहाँ पर, रेंज देख रहे हो यहाँ पर सारे प्लस के वैल्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर सारे प्लस के वैल्यूज, नेगेटिव तो कोई आ नहीं रहा, यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक, जिसमें 0 हमारा क्या हो, इंक्लूड हो, ठीक है, 0 हमारा क्या हो, इंक्लूड हो। तो यहाँ तक हमारा ये सोल्यूशन हो गया। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, अगला लेक्चर हम लाएंगे 12वां लेक्चर आएगा, देखते हैं क्या करवाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।